हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, फिर भी मैथमेटिक्स से भी वाइड सब्जेक्ट है। तो सभी टर्म्स का मतलब आपको 100% समझना जरूरी है। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से, वो सारे हमारे सोल्व हो जाए। देखो जेई में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, जेई के एग्जाम में। एनडीए में जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और बीएससी एग्री के एग्जाम में तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 2021 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं, और 2022 से तो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व ना कर पाओ। मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊंगा, बट कुछ टर्म्स का जो है ना, आपको ये हो सकता है कि मीनिंग आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा, यानी कि उसकी जो रियल लाइफ में एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत डीप लेवल का टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो स्टैटिस्टिक्स को बहुत वाइडली पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने की है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो अच्छे से इसको जो है ना समझ पाते हैं। तो अपना क्या टारगेट रहेगा मेनली, एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाए, और प्रॉपर तरीके से आपको मैं पढ़ा दूं कि किस किस टर्म का क्या फॉर्मूला होता है और उसको निकालने की शॉर्टकट क्या है, ये सारे कुछ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमारे को ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले मैं आपको ना इसका थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ कि कोरिलेशन और रिग्रेशन, जो ये चैप्टर का नेम है, ये चीज़ होती क्या है, क्या होता है कोरिलेशन, क्या होता है रिग्रेशन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये दोनों की दोनों बच्चों, कोरिलेशन और रिग्रेशन, इनको टेक्निक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? टेक्निक्स। ये टेक्निक्स है, किस चीज़ की टेक्निक है ये? टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल वन डिपेंडेंट वेरिएबल and one or more इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी बताता हूँ इस सबका क्या मतलब होता है। यानी कि ये ना दो तरह के वेरिएबल है। मान लो एक वेरिएबल को नाम दे दिया x, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था ना, एक डाटा सीरीज को हमने x नाम दे दिया, एक डाटा सीरीज को हमने y नाम दे दिया। जैसे x क्या है, एक क्लास में बच्चों के जो मार्क्स आए हैं टेस्ट में, उसको हमने x डाटा नाम दे दिया, और उन बच्चों की जो हाइट है उसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? y नाम दे दिया। इसमें से एक डाटा मान लो क्या है, डिपेंडेंट है, एक क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों वेरिएबल में ये रिलेशनशिप को शो करते हैं, दोनों के दोनों, कोरिलेशन भी और रिग्रेशन भी। हाँ, कोरिलेशन का कुछ अलग तरीके की रिलेशनशिप शो करने का काम है, रिग्रेशन कुछ अलग तरीके की जो है रिलेशनशिप शो करता है। अब सबसे पहली बात आती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको। और फिर होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि सेल्स, क्या बच्चों? सेल्स का मतलब बिक्री। एक दुकानदार है जो सामान बेचता है, उसको उसकी सेल्स बोलते हैं। सेल्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सेल्स बच्चों डिपेंड करती है मान लो वेदर के ऊपर। जैसे मान लो किसी का बिजनेस है कि वो स्वेटर वगैरह सेल करता है, तो वो सर्दी में ज़्यादा सेल होगी, यानी कि वेदर पे सेल करती है। फिर उसकी जो शॉप है या उसका जो शोरूम है बच्चों, उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर जो कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक दुकानदार की सेल डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वेदर के ऊपर सर्दी की सेल डिपेंड करती है। आप शोरूम कोई बहुत बड़े शहर में खोल लो, चंडीगढ़ जैसे शहर में, तो सेल हो सकता है आपकी ज़्यादा हो जाए। वही शोरूम अगर आप एक गांव में खोलोगे तो सेल आपकी होएगी नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी इतनी जितनी शहर के लोगों की होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये सेल डिपेंड करती है। सेल का बच्चों जो भी डाटा होगा ना, उसको मान लें हमने क्या नाम दे दिया, एक्स, और इनको हमने क्या नाम दे दिया, मान लो वाई नाम दे दिया, जेड नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि सेल डिपेंड करती है किस पे? वेदर पे, लोकेशन पे, पेइंग कैपेसिटी पे। बट वेदर थोड़े डिपेंड करेगा सेल पे। ये थोड़े कि अगर स्वेटर की सेल हम बढ़ा देंगे तो सर्दी जल्दी आ जाएगी, या स्वेटर की सेल कम कर देंगे तो सर्दी चली जाएगी, है ना। सर्दी या गर्मी, यानी कि वेदर डिपेंड नहीं करेगा सेल पे, बल्कि सेल डिपेंड करती है किस पे? वेदर के ऊपर। तो यहाँ पे सेल्स को क्या बोलेंगे हम? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट यहाँ पे ये बाकी वाले वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो आपको एक मतलब समझ आ गया कि क्या डिपेंडेंट होता है और क्या इंडिपेंडेंट होता है। ये कभी मत समझना कि हमेशा एक्स जो है ना इंडिपेंडेंट होता है और वाई डिपेंडेंट होता है। हम इसको क्या नाम देते हैं? सेल्स को अगर हम वाई नाम दे देंगे तो यहाँ पे वाई क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट। और सेल्स को हम एक्स नाम दे देंगे तो एक्स क्या बन जाएगा बच्चों? डिपेंडेंट। यानी कि वो तो नाम देने के ऊपर बात है। रहेगा सेल हमेशा क्या बच्चों? डिपेंडेंट ही। और बाकी जो वेरिएबल है ये वेदर, लोकेशन वगैरह,
ये क्या रहने वाले हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं पहली टर्म जो आएगी अपनी इस चैप्टर के अंदर, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस देखो, वेरिएबल हम है ना दो ही मान के चलेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, एक एक्स और एक वाई। ये क्या होंगे बच्चों, इनको बोलते हैं टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, टू रैंडम वेरिएबल्स। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हम मान के चलेंगे, सिर्फ इनके बीच में हम अलग अलग चीजें निकालेंगे। सबसे पहले क्या, कोवेरिएंस। किसका कोवेरिएंस बच्चों, कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। Covariance is the measurement of relationship between two random variables x and y. It is denoted by this, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कोवेरियंस को हम ऐसे लिखेंगे, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। ये क्या रिलेशन, क्या मेजर करता है ये कोवेरियंस, दोनों वेरिएबल की बच्चों रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ देखो ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप सोचोगे कि ये रिलेशनशिप हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब होता है रिलेशनशिप का। जैसे मान लो एक, मैं वेरिएबल को नाम देता हूँ एक्स, जिसको बोल देता हूँ मैं प्राइस, और एक को मैं बोल देता हूँ बच्चों क्या, डिमांड, और इसको वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ वाई। जैसे कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जिसे आप परचेज करते हो, वो मान लो है शुगर, चीनी। हम कहते हैं कि इसका प्राइस पहले मान लो था 30 रुपये, फिर हो गया 32 रुपये, फिर मान लो 34 रुपये हो गया, फिर 38 रुपये हो गया, फिर 45 रुपीज़, ऐसे हो गया है ना। इसकी डिमांड पे क्या असर पड़ा, पहले आप मान लो 5 किलो चीनी खरीदते थे, अब हो सकता है आप 4 किलो और 800 ग्राम चीनी खरीदने लगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि रिलेशनशिप का इसका मतलब क्या है। फिर मान लो आप चीनी खरीदने लगे 3 किलो, और फिर आप चीनी खरीदने लगे 2 किलो, और फिर आप चीनी खरीदने लगे मान लो 1 किलो कर दो, इसको क्या कर दो आप 1 किलो कर दो। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस का मतलब जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे डिमांड उस चीज़ की क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। ये इन जनरल होता है ना, इन जनरल ऐसा ही होता है कि किसी चीज़ की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। मैं सभी चीज़ों के लिए बात नहीं कर रहा, बट इन जनरल ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। जैसे लग्जरी आइटम लगा लो, सोना, सोने की डिमांड इतनी क्यों होती है, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। आज अगर सोना 100 रुपये किलो कर दे सरकार और कहे कि कभी इसका रेट बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, उसकी डिमांड लोग कम कर देंगे, क्योंकि वो सोना कोई काम की चीज़ थोड़ा ही है, ठीक है, वो एक लग्जरियस आइटम है, इसलिए लोग उसको खरीद रहे हैं। बट इन जनरल हम ये मान के चलते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है ना, तो उसकी डिमांड जो है ना कुछ रेशो में क्या होती है, कम होती है। तो इसी को प्राइस और डिमांड का जो ये रिलेशनशिप है ना, इसी को बच्चों बताता है क्या, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस एक ऐसी मेजरमेंट की टेक्निक है जो हमें बताता है कि एक वेरिएबल एक्स अगर बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल वाई क्या बढ़ेगा, या फिर बच्चों एक वेरिएबल एक्स अगर मान लो बढ़ेगा तो वाई या तो बढ़ेगा या फिर वाई क्या होगा बच्चों, कम होगा। और एक्स अगर मान लो कम होगा तो वाई या तो बढ़ेगा और या फिर वाई कम होगा। मतलब ये बताएगा अपने को कि एक्स बढ़ने पे वाई बढ़ता है या वाई कम होता है, या फिर एक्स कम होने पे वाई बढ़ता है या फिर कम होता है। कोवेरिएंस जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कोवेरिएंस और नेगेटिव कोवेरिएंस। बच्चों पॉजिटिव कोवेरिएंस क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला कि मैं दो ही वेरिएबल की बात करके चलूंगा, ठीक है। पॉजिटिव कोवेरिएंस का मतलब होता है कि ये जो दोनों वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मूव इन सेम डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, एंड अगर x कम होएगा तो बच्चों y भी क्या होगा, कम होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। ये एरो है ना, या तो दोनों वेरिएबल के लिए ऊपर होगी या दोनों वेरिएबल के लिए क्या होगी, नीचे होगी। समझ गए आप पॉजिटिव कोवेरिएंस का मतलब। नेगेटिव कोवेरिएंस क्या होगा, इसमें x और y जो दो वेरिएबल है ना बच्चों, ये मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन कह लो या इनवर्स डायरेक्शन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इनवर्स डायरेक्शन कि x बढ़ेगा तो y कम होगा, या x कम होगा तो y बढ़ेगा। जैसे प्राइस और डिमांड, जैसे बच्चों एग्जांपल दिया था ना मैंने अभी प्राइस और डिमांड का, कि प्राइस को हमने x नाम दिया, डिमांड को हमने y नाम दिया। तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी, कम, और प्राइस कम होएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव कोवेरिएंस का मतलब समझ गए, दो वेरिएबल का जो कोवेरिएंस निकल के आएगा वो पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों में रिलेशनशिप या दोनों में जो मूवमेंट होती है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में होती है। अगर दोनों वेरिएबल में मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब एक कम हो तो दूसरा बढ़े, तो उसमें क्या होता है, कोवेरिएंस जो निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये है।
अब ये मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है सारी की सारी, पॉजिटिव कोवेरिएंस कब होता है और नेगेटिव कोवेरिएंस कब होता है, ये सारी मैंने आपको समझा दी। उसके बाद बच्चों रेंज ऑफ कोवेरिएंस, रेंज का मतलब होता है कि कोवेरिएंस की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो कहाँ से कहाँ तक आएगी बच्चों, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो कोवेरिएंस की रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये डिपेंड, ये जो है बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि कोवेरिएंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप ये मान के चलना हमेशा। 2 अगर आए तब भी ठीक हो सकता है आपका आंसर, 5 आए तब भी, -10 आए तब भी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये मैंने लास्ट में लिख दिया कि इन शॉर्ट कोवेरिएंस टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। मैं ये कहता हूँ इसके आगे ओनली वर्ड और लगा लो, है ना, क्योंकि ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। ये दो वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप है ना, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शन का मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस। वो ये नहीं बताएगा आपको कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा, बट कितना कम होएगा ये नहीं बताएगा, कितना कम होएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, ये कौन बताएगा बच्चों, ये बता देगा आपको कोवेरिएंस, ये क्या कर देगा, कोवेरिएंस बता देगा। लेकिन लेकिन एक्स बढ़ने पर वाई कितना बढ़ेगा, वाई कितना बढ़ेगा, ये कोवेरिएंस नहीं बता सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो इसको मेजर करने के लिए फिर और टेक्निक आएगी आगे इस चैप्टर के अंदर, मैं आपको समझाऊंगा। पेपर में हर छोटी से छोटी बात के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ, आप हर चीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लो। कोवेरिएंस जो रिलेशनशिप की क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन बताता है। वो सिर्फ ये बताएगा कि एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा या कम होएगा, या एक्स कम होगा तो वाई बढ़ेगा या कम होगा। वो ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि एक्स, अगर मान लो प्राइस किसी चीज़ का 10 रुपये बढ़ गया तो उसकी डिमांड कितनी यूनिट कम होगी या कितने केजी कम होगी, ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा कोवेरिएंस, ठीक है। तो रिलेशनशिप के अंदर जो है ना, आप नोट कर लो, इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती है। जो रिलेशनशिप होती है ना बिटवीन एक्स एंड वाई, उसमें दो तरह की चीज़ें होती है। देखो, एक तो होती है बच्चों इसमें डायरेक्शन, और एक क्या होती है इसकी डिग्री। डिग्री कह लो या क्या कह लो बच्चों, स्ट्रेंथ कह लो। डिग्री कह लो या क्या कह लो, स्ट्रेंथ कह लो। डायरेक्शन का मतलब तो आप समझ गए कि एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, या फिर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी, वाई क्या हो जाएगा बच्चों, कम होगा तो ये कम हो गया। मतलब कि एक बढ़े दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, ये तो डायरेक्शन होता है। डिग्री का मतलब ये होता है बच्चों, मान लो एक्स आपका जो है ना 10% बढ़ गया, तो आप कह रहे हो वाई कम तो होगा लेकिन सिर्फ 2% कम होगा। मतलब उसने ये भी बता दिया कि जो कमी आएगी या जो बढ़ोतरी आएगी वो कितने परसेंट आएगी, कितनी आएगी। डिग्री का मतलब क्या होता है, कितनी। डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ये होता है कि किस डायरेक्शन में एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो इसको डिग्री बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो आप बताओ मेरे को, कोवेरिएंस क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। किस एक वेरिएबल में चेंज आने पे दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, सिर्फ वो कौन बताएगा, अपना कोवेरिएंस बताएगा। कोवेरिएंस का अब है बच्चों फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, दो वेरिएबल के बीच में कोवेरिएंस निकालने का। एक तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है, एक डाटा एक्स है दूसरा डाटा वाई है, एक्स में से एक्स बार माइनस कर दो, वाई में से वाई बार माइनस कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और पूरे को क्या कर दो बच्चों, समीशन लगा दो, मतलब ऐड कर दो और डिवाइड बाई एन। या फिर दूसरा फॉर्मूला देखो ये रहा, दोनों का मतलब एक ही है, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। मैं भी दो एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, दोनों फॉर्मूले से आंसर निकाल के दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। इसमें क्या है देखो, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, माइनस क्या होगा बच्चों, एक्स बार इंटू वाई बार। तो ये दो फॉर्मूले में से आप कोई भी यूज कर लेना। अब ये क्वेश्चन है पहला, फाइंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 वैल्यू, 5 वैल्यू वाई की दे रखी है, तो आपको बच्चों कोवेरिएंस निकालना है। आप मेरे को ये बताओ, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो होता है सिग्मा एक्स में से एक्स बार माइनस करो, वाई में से वाई बार माइनस करो और डिवाइड कर दो इसको एन से। अच्छा, यहाँ पे एक्स बार का क्या मतलब होता है, एक्स बार का मतलब होता है बच्चों, ये जो ये एक्स वाला डाटा है ना, इसका मीन, यानी कि एक्स वाले सारे नंबर्स को ऐड करके, और 5 नंबर से नहीं, ये 5 से क्या कर दो इसको डिवाइड, तो ये कितना आ गया 6। वाई बार का मतलब पता है क्या होता है, जो ये वाई वाला डाटा है ना बच्चों, इसका मीन, यानी कि सभी को ऐड करके और 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, मान लो 8 आ गया। तो एक्स बार और वाई बार का मतलब क्या होता है,
एक्स सीरीज का जो डाटा है इसको क्या बोलते हैं, डाटा ऑफ एक्स सीरीज, और इसको क्या बोलते हैं, डाटा ऑफ वाई सीरीज। ये हो सकता है दो अलग अलग चीज़ें हो, मतलब कि हो सकता है ये जो डाटा है ये जो है ना डिनोट कर रहा है प्राइस को, और ये बच्चों डिनोट कर रहा है उस किसी कमोडिटी की डिमांड को, तो ऐसा इसका ये मतलब होता है, ठीक है। या एक्स डिनोट कर रहा है बच्चों के मार्क्स को, और वाई डिनोट कर रहा है बच्चों की हाइट को, इस तरीके से बात कर रही है यहाँ पे। तो कोवेरिएंस अपना ये फॉर्मूला होता है, मैंने एक्स बार निकाल दिया, वाई बार निकाल दिया, ठीक है, 6 और 8। अब मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट पेज पे मैं टेबल बना देता हूँ। एक्स बार कितना आया बोलो, 6, और वाई बार कितना आया, 8। अपना फॉर्मूला होता था उसके लिए अपने को एक्स माइनस एक्स बार चाहिए ना, आप एक्स में से क्या करो, एक्स बार माइनस करो, और वाई में से वाई बार माइनस करो, यानी कि एक्स वाले जो डाटा के जो नंबर्स है, ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक्स बार 6 माइनस कर दो हर एक में से। 6 माइनस करोगे बोलो, 6 में से 6 माइनस करोगे 0, 2 में से 6 माइनस करो, फिर 10 में से 6 माइनस करो, ये -2 और ये 2। ऐसे ही y में से y बार माइनस करना, मतलब 8 माइनस कर दो हर एक में से, ठीक है। 9 में से 8 माइनस करोगे, इसमें से करोगे, सब में से 8 माइनस कर दो। फिर उसके बाद बच्चों फॉर्मूले के हिसाब से क्या करनी चाहिए अपने को, इनकी प्रोडक्ट, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की क्या कर लो बच्चों, प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करोगे आप 0 माइनस के 12 माइनस के 12 0 और माइनस के 2, और इनका क्या कर लो, फिर सम कर लो। इनकी जो प्रोडक्ट आई है उनका क्या कर लो बच्चों, सम, वो आएगा आपका माइनस का 26, आ गया माइनस का 26। अब आप मेरे को बोलो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। कोवेरिएंस क्या होता है बच्चों, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, मतलब -26 अपॉन एन। एन मतलब कितने डाटा पॉइंट्स है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 5, तो माइनस के 5.2 बच्चों, माइनस के 5.2 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आप समझ गए। एक तो मैंने इस फॉर्मूले से आपको कोवेरिएंस निकाल के दिखा दिया, एक मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से कोवेरिएंस और निकाल के दिखा देता हूँ। देखो मैं इसी टेबल में दिखा देता हूँ आपको। कोवेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मेथड 2 लिख लो, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, यही होता है। यानी कि आपको एक्स और वाई की पहले क्या करनी पड़ेगी बच्चों, मल्टीप्लाई। ये किसके लिए है, सिर्फ मेथड 2 के लिए, ठीक है। मेथड 1 तो पूरा हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। मेथड 2 के लिए आपको एक्स और वाई की बच्चों क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करो। 54 और ये कितना आ गया आपका 22, 10 5 जा 50 और 4 8 जा 32 और 8 7 जा 56। बच्चों इनकी क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो और इनको ऐड कर लो। कितना आ गया, 6 6 और 6 12, 12 और 2 14, 6 9 14 16 21, 214 आ गया। आप सोल्व करो, 214 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस एक्स बार कितना था बोलो, 6, और वाई बार कितना था, 8। तो 6 8 जा 48, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 48 इंटू 5 कर लो। 48 इंटू 5 कितना होता है आपका, 240 होता है, तो यानी कि -26/5, वही आंसर आ गया ना, माइनस के 5.2। आप मेथड से कोई भी यूज करो, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, बट आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मान लो आपको ये डाटा देने की बजाय वो सिर्फ सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दे दे, एक्स बार दे दे और वाई बार दे दे, और ये बता दे कितने ऑब्जर्वेशन है, तब तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूले आपको दोनों के दोनों आने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने आपको बताई दिया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोवेरिएंस एक तो पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। कोवेरिएंस, इस क्वेश्चन में कोवेरिएंस कितना है बच्चों, -5.2। ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये कब आता है नेगेटिव, जब ये दो वेरिएबल एक्स और वाई है ना बच्चों, ये एक्स और वाई है, ये कहाँ पे मूव करते हैं, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव कब आता है आंसर, जब एक्स और वाई बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब जब एक्स बढ़ेगा तो वाई क्या होगा बच्चों, कम होगा, और अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई क्या होगा, बढ़ेगा। होना चाहिए ना ऐसा, तभी तो मैंने बताया था ये सारी की सारी थ्योरी। अब देखना टेबल से देखो, एक्स पहले 6 था फिर 2 हो गया बच्चों, 6 से 2 हो गया, एक्स बोलो क्या हुआ, कम हुआ ना। एक्स कम हुआ तो वाई बढ़ना चाहिए, अब देख लो आप खुद, वाई बढ़ रहे हैं ना, सही है अभी तक तो। फिर एक्स 2 से 10 हो गया, मतलब एक्स क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एक्स बढ़ेगा तो बच्चों वाई कम होना चाहिए क्या, देख लो वाई कम हो रहा है। फिर नेक्स्ट पे आओ, एक्स 10 से 4 हो गया, बताओ कम हो गया। कम हो गया तो वाई देख लो बढ़ गया, है ना, ये हो गया। उसके बाद देखो एक्स 4 से 8 हो गया, मतलब कि बढ़ गया। अगर एक्स बढ़ गया तो वाई देखो बच्चों क्या है, घट गया। तो ये इस तरह के रिलेशनशिप को शो करता है, बट अपने को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि हाँ ऐसा रियल में होता है।
उसके बाद सेकंड एग्जांपल बच्चों ये है कोवेरिएंस आपको निकालना है इस डाटा का। सेम वही क्वेश्चन है, मैंने ये टेबल बना दी है, आपके लिए आंसर निकाल दिया है, उसके बाद आप खुद देख सकते हो। कोवेरिएंस का आंसर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निकाल के दिखा दिया। पॉजिटिव में देख लो क्या होता है, एक्स बोलो हर बार बढ़ रहा है ना, वाई भी देखो बढ़ रहा है, 2 3 4 6 10, वाई भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। और जब दोनों बढ़ते हैं कोवेरिएंस का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, मैंने सब कुछ निकाल के दिखा दिया फॉर्मूला लगा के। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर द डाटा सीरीज एक्स एंड वाई, यानी कि वही एक्स और वाई दो तरह के डाटा है, समीशन एक्स वाई दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। मैंने बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपसे कोवेरिएंस का, ये फॉर्मूला याद करवाना चाहता है सिर्फ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। समीशन एक्स वाई बोलो 428 डिवाइड बाई 9, और एक्स बार कितना 5 और वाई बार कितना है बच्चों 8। सोल्व करें इसको, 9 ले लो एलसीएम, 428 माइनस ये होता है 8 5 या 40, 40 इंटू 9 करोगे 360, तो ये कितना आ गया आपका 68/9। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप समझ पाओ कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो पहले वाला फॉर्मूला नहीं बल्कि दूसरे वाला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इजी रहेगा, जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे आंसर ही आ जाएगा आपका। अब मैं कुछ चीज़ें, जो चीज़ें होती है ना, जिस जिस तरह के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ बता दूंगा। कोवेरिएंस की एक बच्चों यूनिट होती है, यानी कि जैसे होता है ना स्पीड निकालते हैं किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड की एक क्या होती है, यूनिट होती है। और कई चीज़ें होती है जो यूनिट लेस होती है, जैसे हम दो क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो की कभी भी यूनिट नहीं होती। 2:3 को आपने कभी पढ़ा है कि 2:3 मीटर पर सेकंड, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, रेशियो की यूनिट नहीं होती, बट कोवेरिएंस की बच्चों यूनिट होती है। अब आप सोचोगे सर होती है तो फिर क्या होती है। मान लो वेरिएबल जो एक्स है ना बच्चों, वो डॉलर्स में मेजर किया जाता है। मतलब वेरिएबल एक्स उस डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि एक शहर न्यूयॉर्क के लोगों के पास कितने कितने डॉलर अमाउंट है। ठीक है, और वेरिएबल वाई जो है ना, वो ईयर्स में मेजर किया जाता है, मतलब कि उन लोगों की एज कितनी है, 50 ईयर है, 20 ईयर है, 55 ईयर है। तो बच्चों कोवेरिएंस की यूनिट पता है क्या होगी, डॉलर्स ईयर्स। क्या होगी, डॉलर्स ईयर्स, पहले ही डॉलर फिर ईयर्स, बस सिंपल है ये। कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें होती है, देखो मैंने आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स में यही बताया ना, एक होता है चेंज इन ओरिजिन और एक होता है बच्चों चेंज इन स्केल। चेंज इन ओरिजिन का क्या मतलब होता है कि डाटा एक्स है, मान लो उसकी हर वैल्यू को आपने 2 बढ़ा दिया, हर वैल्यू को आपने 5 बढ़ा दिया, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन स्केल का क्या मतलब होता है कि हर डाटा पॉइंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ओरिजिन में प्लस या माइनस करते हैं, और इसके अंदर चेंज इन स्केल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोवेरिएंस जो होता है ना, उस पर ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट उस पर चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ेगा। चेंज ऑफ स्केल का क्या होगा बच्चों, इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना ये मेरी बात, हर पॉइंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। एक एक चीज आप नोट करते जाओ, चेंज इन स्केल का इफेक्ट पड़ेगा, चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंज इन स्केल का असर पड़ेगा तो फिर कैसे पड़ेगा ये और देख लेते हैं हम। देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए आपको। कहता है दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनका कोवेरिएंस है 3, तो आप कोवेरिएंस बता दो x+3 और y+2 का। इसका मतलब पता है क्या होता है, सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल है ना बच्चों, इस वेरिएबल का क्या नाम है, बोलो x+3। इसका मतलब है इसको कैसे ऑब्टेन किया गया है, जो x वेरिएबल था उससे कुछ ऑब्जर्वेशन रहे होंगे, जैसे उस टेबल में हमने x को नाम दिया था 1 2 3 4 5, उन हर एक में कितने कितना ऐड कर दिया आपने 3, मतलब कि इट इज ऑब्टेन्ड। आपको पता होना चाहिए है ना, दिमाग में इमेज बननी चाहिए आपको। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा एक्स, है ना। यानी कि डाटा एक्स के जो जितने सारे ऑब्जर्वेशन थे उनमें अगर हर एक को आप 3 से इंक्रीज कर दो तो वो नया डाटा क्या कहलाएगा बच्चों, x+3 कहलाएगा। ठीक है, x+3 कहलाएगा। इसी तरह से y+2 को बता सकते हो आप कैसे ऑब्टेन किया गया होगा। आप जो y डाटा सीरीज थी उसके हर एक ऑब्जर्वेशन को बच्चों 2 आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो आप मेरे को बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, अगर हर एक एंट्री को आप 3 से इंक्रीज कर दोगे, 2 से इंक्रीज कर दोगे, तो कोवेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोवेरिएंस ऑफ दिस डाटा सीरीज वो क्या होगा बच्चों, पहले जितना ही रहेगा। पहले अगर 3 था तो अभी कितना रहेगा, 3 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन
ओरिजिन पे चेंज करने पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोवेरिएंस एक्स और वाई का आपको 4 दे रखा है बच्चों, आपको इसका कोवेरिएंस निकालना है इन दो वेरिएबल का। आप मुझे ये बताओ, वाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें तो हर एंट्री में 8 माइनस किया गया है, बट इसमें बच्चों फर्क पड़ेगा। और वो भी फर्क किसकी वजह से पड़ेगा पता है? इस 9 की वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो ऐड किया गया है, इस 3 की वजह से पड़ेगा। हर एंट्री को आपने पहले क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 9 क्या किया बच्चों, ऐड किया, तो कोवेरिएंस आपके पास चेंज हो जाएगा। न्यू कोवेरिएंस किसकी किसके बीच में, 3x प्लस 9 और y माइनस 8 का जो कोवेरिएंस होगा बच्चों, वो क्या होगा देखो, ओल्ड कितना था 4, वो तो रहेगा। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं अब आपको ये बताता हूँ। देखो x किससे मल्टीप्लाई हुआ है, हर एक एंट्री x की 3 से मल्टीप्लाई हुई है ना, तो कोवेरिएंस भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया, ठीक है। अगर ये 3 से डिवाइड होता तो नया कोवेरिएंस होता 4/3, ऐसे करके। अब देखो मैं सारे हर तरह के क्वेश्चन दिए, जो आपके दिमाग में चीजें आ रही है ना, वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वो सारी क्लियर होती जाएगी। एक्स और वाई का कोवेरिएंस आपको दे रखा है, तो इसका कोवेरिएंस बताना है, तो बोलो इसका कोवेरिएंस कितना होगा, पुराने वाला लिख दो, ठीक है। एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से, और वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से। बस आंसर आ गया आपका कितना, 42। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तब भी वही होगा। यहाँ अगर -3 से होता तो -3 से करता मैं, -10 से होता तो मैं -10 से करता, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कोवेरिएंस का आंसर कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। एक्स और वाई का कोवेरिएंस दे रखा है, आपको इसका निकालना है, ठीक है। आगे देखो, पुराना कोवेरिएंस लिख दो, नया बोलो कितना आएगा फिर, 2। ये -6 से मल्टीप्लाई हो रखा है तो मैं भी -6 से कर दूंगा, ये 7 से हो रखा है मैं भी 7 से कर दूंगा, तो कितना आंसर आ गया, -84। आप समझ रहे हो। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना सारे। एक्स और वाई का कोवेरिएंस है बच्चों -5, देन फाइंड कोवेरिएंस ऑफ -5x प्लस 8 और -10/3x प्लस के 9 वाई, यहाँ पे वाई कर लो। अब बोलो आप इसका कोवेरिएंस क्या होगा। आंसर, -5 तो पुराने वाला है ही, ये वाला -5 तो बच्चों मैंने ऐसे कैसे रख दिया, नए में क्या लिखूंगा, x किससे मल्टीप्लाई हुआ है, -5 से, तो आप यहाँ पे -5 लिख दो, y -10/3 है तो यहाँ -10/3 लिख दो। ओवरऑल आंसर कितना आ गया बताओ, -250/3। ये आपका क्या आ जाएगा, नया कोवेरिएंस आ जाएगा। तो कोवेरिएंस पे चेंज इन ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन स्केल का कैसे फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन कैसा पेपर में आ सकता है, मैंने आपको 5 एग्जांपल देके ये बात समझा दी है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कोवेरिएंस के ऊपर। या तो आपको एक टेबल दे देंगे, कोवेरिएंस पूछ लेंगे, या सीधे सीधे आपको एंट्री दे देंगे, सिग्मा एक्स वाई, एक्स बार, वाई बार, एन, और क्या पूछ लेंगे, कोवेरिएंस पूछ लेंगे, या फिर कोवेरिएंस पे किस किस चीज़ का कैसे इफेक्ट पड़ता है वो पूछ लेंगे। मैंने तीनों तरह के आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। कोवेरिएंस हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब एक चीज़ पूछी जाती है, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस, या बच्चों इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। मैंने ये चीज़ आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ाई है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस बोल दो या कोफिशिएंट ऑफ बच्चों वेरिएशन बोल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। और मैंने बताया था ना इसका आंसर किस में आता है बच्चों, परसेंटेज के अंदर आंसर आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी साथ साथ में दे देता हूँ। जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दे रखा है 50% और स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों दे रखा है 20, तो इस डेटा का आप मीन बता दो। क्या बता दो आप, इसका मीन बताओ, निकाल सकते हो मीन क्या होगा। ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 50 आएगा ना, यही तो मतलब है। तो ये 50 2 पे काट दो तो मतलब 40 अपॉन मीन इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो मीन कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया है ना, इसका मीन कितना आ गया आपका 40 आ गया। उसके बाद अब नई टर्म आ गई, कोवेरिएंस अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब नई टर्म आ गई बच्चों कोरिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कोरिलेशन। कोरिलेशन भी बच्चों एक टेक्निक है जो मेजर करती है रिलेशनशिप को, किसमें, दो वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और वाई। हम तो एक्स और वाई मान के चलते हैं, बाकी नाम उनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक क्या है, टेक्निक है जो रिलेशनशिप को मेजर करेगी, और इसके अलावा ये कोरिलेशन कुछ भी नहीं है। बट इसमें कोरिलेशन एक टेक्निक है, ये टेक्निक क्या यूज करके दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को निकालेगी,
वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट बच्चों, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसको, आर। क्या बोलेंगे आर को, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कह लो या कोरिलेशन कोफिशिएंट कह लो बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएंगे तो आर से आएंगे। ठीक है, ये एक मेजर होता है विच टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन एज वेल एज द स्ट्रेंथ या डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मैंने बताया था ना, वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्शन की फॉर्म में, एक डिग्री की फॉर्म में। एक तो बच्चों डायरेक्शन की फॉर्म में, एक डिग्री की फॉर्म में। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, ये आपको दोनों चीजें बताएगा। क्या बताएगा, ये डायरेक्शन भी और ये डिग्री भी बताएगा, दोनों चीजें बताएगा। बस आप ये सोचो। अब बात आती है रेंज की। जैसे मैंने उसके अंदर भी आपको रेंज बताया था ना, कोवेरियंस में भी वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कोई भी रियल नंबर। लेकिन रेंज जो आर की होती है ना बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो -1 से 1 के बीच में होती है। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि इसका जो मोड होता है ना, इसका जो मोड होता है वो क्या होता है बच्चों, <<1। यही तो मतलब होता है। मोड ऑफ आर <<1 का मतलब क्या होता है कि आर जो होगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब इसके सारे में मतलब बता देता हूँ आपको। आर आपने कहा कि सर -1 हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आर 1 होने का क्या मतलब है, अगर ये देखो पॉजिटिव होगा ना, तो इन दोनों में जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन का बच्चों हिंदी में मतलब होता है सहज संबंध। सहज संबंध मतलब कि आपस में रिश्ता, आपस में संबंध कैसा है उनका, दोनों वेरिएबल का। अगर आर 1 होगा तो एक्स और वाई के बीच में बच्चों पॉजिटिव कोरिलेशन तो होगा ही होगा। अगर आर पॉजिटिव होगा तो उनके बीच में रिलेशन भी कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। आप बस ये मान के चलना, अगर आर आपका बच्चों पॉजिटिव है तो कैसा कोरिलेशन पाया जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाएगा। जैसे कोवेरियंस में भी था ना, पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाएगा। और आर अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है पहले से ही, बट कैसा पूरी डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अगर आर 1 हो गया, ये पॉजिटिव है, तो रिलेशन तो पॉजिटिव होगा, यानी कि कोरिलेशन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कैसा, परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों, अगर x 10% बढ़ेगा तो y भी 10% बढ़ेगा। अगर x 50% कम होगा तो y भी 50% कम होगा। मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है कि एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, या एक चीज कम होए तो दूसरी भी कम होए। ठीक है, ये हो गया। आर -1 का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि आर नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन, बट कैसा बच्चों, परफेक्टली। कैसा, परफेक्टली। बस आपको है ना इनके मीनिंग ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -1, देन आपको 4 ऑप्शन गिवन मिलेंगे। एक ऑप्शन में लिखा मिलेगा एक्स एंड वाई हैव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक में बोल देगा एक्स एंड वाई हैव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसे 2 ऑप्शन और बना देगा, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, हो गया। आर 0 बच्चों, आर 0 का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई में कोई लीनियर कोरिलेशन है ही नहीं। जो भी हम ये कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, या रिग्रेशन का आगे आएगा, उसमें लीनियर वर्ड में ऐड करूंगा। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये लीनियर लगाना जरूरी है, क्योंकि कोरिलेशन लीनियर भी हो सकता है, या लीनियर ना हो तो कोई फंक्शनल कोरिलेशन भी हो सकता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ लीनियर कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं ये कह रहा हूँ अगर आर 0 होता है तो उन दो वेरिएबल के बीच में कोई रिश्ता होता ही नहीं है, यानी कि आपस में क्या होते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपको मैं ये कहता हूँ कि आर डी शर्मा की बुक पढ़ लो, आर डी शर्मा की बुक पढ़ लो और आपके हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो बताओ ऐसा हो सकता है, आर डी शर्मा का और हिस्ट्री का क्या मतलब। आर डी शर्मा तो मैथ्स की बुक होती है, तो आर डी शर्मा की बुक आपने जनवरी महीने में कितने दिन पढ़ी, फरवरी में कितने दिन पढ़ी, मार्च में कितने दिन पढ़ी, तो इस डाटा को मैंने एक्स नाम दे दिया। हिस्ट्री में आपने टेस्ट दिए, जनवरी के महीने में टेस्ट दिया आपने 100 मार्क्स का, उसमें से मान लो आपके 80 आए, फरवरी में मान लो आपके 70 आए, इनको मैंने डाटा को नाम दिया वाई। तो बताओ ये एक्स और वाई डाटा आपस में कोई रिश्ता थोड़े है इनका। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। हिस्ट्री में मार्क्स का और आर डी शर्मा की बुक पढ़ने का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो इस केस में दोनों वेरिएबल का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 3 तो हो गए, एक 0, एक -1 और एक 1। देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ये नंबर लाइन बना लो। यहाँ पे -1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती आर की वैल्यू, और क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इन 3 के ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करूंगा कि अगर 0 और 1 के बीच में हुआ, अगर इस एरिया में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई,
तो बच्चों इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बस कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कितना होगा ये हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इस एरिया में आ गई तो -1 से 0 के बीच में, तो बच्चों क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, यहाँ जितनी भी होगी बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये मैंने आपको पांचों के बारे में बता दिया। आर की वैल्यू 1 हो, -1 हो, 0 हो, 0 से 1 हो या -1 से 0 हो। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, फिर वही फॉर्मूला कि आर निकालने का फॉर्मूला क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, दो फॉर्मूले हैं इसके, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने कई बार ऐसा किया है कि वो ये सारी वैल्यू आपको दे देगा और कहेगा आर निकालो। तो आप कब निकाल पाओगे, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, है ना। आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और स्टैंडर्ड डेविएशन को पता है बच्चों, ये सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो वेरिएंस होता है इसका स्क्वायर रूट होता है ना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आर का फॉर्मूला याद कर लो, क्या, इनके बीच में जो कोवेरियंस है डिवाइड बाय क्या, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और इससे एक चीज और जो मैं आगे भी यूज करूंगा बहुत ज्यादा, बताओ मेरे को, कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया ना यहाँ से, क्या, आर इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है, बट इसी से बना दिया मैंने, है ना। आर इक्वल टू क्या होता है, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये मैंने सारा लिख दिया। एक इसका बच्चों दूसरा फॉर्मूला ये होता है, ये भी याद करना आपको जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पे कम आएंगे, बस आपको सारी वैल्यू दे देगा और आपको क्या है इस फॉर्मूले में पुट करना है, क्या, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार या सिग्मा एक्स और माइनस में सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला देख लो, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा ऑफ एक्स और इंटू सिग्मा ऑफ वाई, ये हो गया, डिवाइड बाय एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। डिवाइड बाय क्या है बच्चों, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस में सिग्मा एक्स का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर और माइनस सिग्मा वाई का क्या है, होल स्क्वायर। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको ये सारी वैल्यू दे रखी है और 25 ऑब्जर्वेशन है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो उनका क्या निकाल दो बच्चों, आर निकाल दो, फाइंड आर। अच्छा, इस आर को है ना, ध्यान रखना, आर को आप आर भी बोल सकते हो या आर एक्स वाई भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सिर्फ आर बोल दो या आर ऑफ एक्स वाई बोल दो, दोनों इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कोवेरियंस को सिर्फ ये बोल दो या इसके आगे ऐसे एक्स वाई लगा दो, एक ही बात है। आर बोल दो या आर के नीचे एक्स वाई लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लिखें, बस सिर्फ फॉर्मूला लिख दो और आंसर आ गया। आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। 3-4 बार ये फॉर्मूला लिख लो बोल बोल के, मैं कहता हूँ 100% आपको याद हो जाएगा। एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ, देखो, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन का भी बहुत अहम रोल है कि कैलकुलेशन आप कितने अच्छे से कर पाते हो। एन कितना बोलो, 25 ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू देखो, ये रही 520 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, मतलब कि 120 इंटू 100। सारी वैल्यू ऊपर दे रखी है, मैं पुट कर रहा हूँ बस। एन कितना है बच्चों, 25। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बोलो, ये रहा 650 माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, कहाँ है सिग्मा एक्स, ये रहा 125, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया, इनटू ये बोलो एन कितना 25, सिग्मा वाई स्क्वायर ये रहा 436 और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई ये रहा, तो होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है ये बताता हूँ आपको। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन इसमें से कुछ कॉमन ले लूँ मैं, मतलब कि देखो 25 तो यहाँ से आ ही रहा है, नो डाउट 25 तो दोनों से कॉमन आ रहा है, एक 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 ले लो या 4 ले लो, कॉमन 4 कॉमन ले लो, है ना, यहाँ से 4 भी आ रहा है और यहाँ से भी 4 आ जाएगा। 25 इंटू 4 का क्या मतलब होता है बच्चों, 100 होता है ना, मैं ऊपर से 100 कॉमन ले रहा हूँ। 25 तो ये कट गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या बच गया 130, 100 से डिवाइड करोगे ये वैसे ही कट जाएगा 120 को। इतनी इजी कैलकुलेशन है, ऐसे करती है, नहीं तो कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस करेगा, ये सीधा ही क्या हो गया 5 इंटू 100 यानी कि 500 हो गया ऊपर वाला। अब बताओ नीचे कॉमन ले सकते हो आप देखो, या ये भी 25 से डिवाइड होता है, ये भी 25 से डिवाइड होता है,
यानी कि 25 इंटू 25 से दोनों डिवाइड होते हैं ये पूरा नंबर, और ये भी तो 25 इंटू 25 से डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा पक्का, आपको यकीन है ना, क्योंकि 125 देखो, इसको मैं रफ में ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको, मैं आपको इस पेज पे लिख के दिखाता हूँ क्या है ये, 25 इंटू 650 है और 125 का स्क्वायर है, ऐसे लिख दूँ। अब आपको ये लगेगा कि ये 25 और 25 ये कॉमन ले लो, ये तो पूरा कट गया, इसको 25 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 और 6 का, और 25 यहाँ से डिवाइड कर दो, 25 यहाँ से कर दो बच्चों, तो देखो 26 में से 25 गया 1, तो कुल मिला के ये 25 इंटू 25 यानी कि 625 आ गया। देखो इतनी आसान होगी कैलकुलेशन। अब इसका आंसर बोलो, डायरेक्ट लिख दो, तो ये पूरा जो सोल्व करके आएगा वो कितना आएगा 625 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे ही ये 25 इंटू 436 मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, मतलब सिर्फ प्लस माइनस का भी देखो मैथमेटिक्स में अहम रोल है। ये नहीं है कि आप हायर लेवल का मैथ पढ़ रहे हो, प्लस माइनस अगर आपको ढंग से नहीं करनी आती तब भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो 25 और इसमें से मैं 4 को मैं ले लूँ तो 109 बच गया ना, और ये 100 इंटू 100 है ही, तो 100 को मैं ले लूँ दोनों में से, यहाँ से ये 100 कट गया, ये 109 बच गया, और वहाँ से 100 कट गया 100 बच गया, तो मतलब कि 100 इंटू 9 ये कितना बच गया बच्चों 900 बच गया। तो इसको कितना लिख दूँ 900, बस अब तो क्वेश्चन खत्म। ऊपर 500, इसका स्क्वायर रूट होता है 25, इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 30, तो ये कितना आ गया आपका, इससे कटेगा 2/3 आ गया ना, 0 से 0 कट गई, आंसर कितना आ गया आपका 2/3। तो मैंने आपको सिर्फ ये क्वेश्चन क्यों दिया, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, और थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर टफ आती है एग्जाम में तो उसको भी जो है ना आप मैनेज कर लो। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। इसमें आपको कोवेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है, वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है, आर बताओ, आर का फॉर्मूला बोलो। आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अच्छा अब ये बता दो, यहाँ तो सिग्मा एक्स दे ही नहीं रखा, सिग्मा एक्स तो दे ही नहीं रखा बच्चों, तो सिग्मा एक्स क्या होता है बोलो, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट होता है ना, और ये क्या होता है वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट होता है, एक ही तो बात है। कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी है बोलो -16.5, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2.89, मैं इसको 289/100 लिख दूँ क्या, इनटू वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 100, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, -16.5। अच्छा ये 17 का स्क्वायर होता है ना, तो 17/10, और ये बच्चों 10 से 10 कट गया, माइनस इसको ऊपर वाले को लिखते 33/2 और नीचे 17, तो फाइनल आंसर कितना आ गया -33/34। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करो आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, आर दे रखा है आपकी बार, आपको कोवेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालो। मैं कहता हूँ आप फॉर्मूला जिसका जानते हो ना वो पुट करो। आर का जानते हो ना, क्या होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आप फॉर्मूला लिख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो आर की वैल्यू कितनी है 0.5, 1/2 लिख दूँ। कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी बोलो 16, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना निकालना ही अपने को, बस तो आंसर ही आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 32, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आ गया बच्चों 32/4, यानी कि कितना आ गया 8, और 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ फॉर्मूला लगा के और वैल्यू पुट करनी है, बट हम क्वेश्चन इतने करेंगे ना कि फॉर्मूले भी आपको जो है ना आसानी से याद हो जाए सारे। आपको कहते हैं दो डाटा सीरीज है एक्स और वाई की, कोवेरिएंस दे रखा है, एक्स का वेरिएंस दे रखा है, वाई का भी वेरिएंस दे रखा है, आर निकालना है बच्चों। ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आर का फॉर्मूला लिखो फिर से, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट और वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करते हैं दोनों की। कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी है 15, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है बच्चों 36, और वेरिएंस ऑफ वाई कितना है 25। अब बोलो कितना आ गया 15/36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, 25 का स्क्वायर रूट है, ये काटने की जरूरत नहीं है, 15/6 15/30 कितना होता है 1/2 है ना। तो छोटी कैलकुलेशन होती है, तो कैंसिल वगैरह करने में कंफ्यूज मत हो, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया करो। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने हर चीज जो थ्योरी से रिलेटेड है ना वो मैंने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। इसमें कहता है इनमें से ये 4 स्टेटमेंट मैंने दी है, 1 2 3 और 4, कौन सी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी। पढ़ो पहली, कोवेरिएंस मेजर्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मैंने बताया था ना कोवेरिएंस सिर्फ क्या मेजर करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन, डिग्री को या स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करता। कोरिलेशन मेजर्स द डायरेक्शन एज वेल एज
स्ट्रेंथ, बच्चों स्ट्रेंथ कह लो या क्या कह लो, उसकी डिग्री कह लो, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट बना के दे दिए ताकि अगर आप पीछे भूल भी गए या फोकस आप नहीं भी करना चाहते ना, तो भी आपको 100% करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों के बारे में कौन बताता है? कोरिलेशन। यस, ट्रू है, मतलब ये भी क्या है बच्चों? ट्रू है, निशान लगाते जाओ। ये भी क्या है? ट्रू है, मतलब सही है अभी तक तो दोनों। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर होता है, उसकी बच्चों कोई यूनिट नहीं होती। आर की कोई यूनिट नहीं होती, आर यूनिटलेस होता है। आर क्या होता है बच्चों? यूनिटलेस होता है। और आर इज नॉट मेजर्ड इन एनी यूनिट, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो आर का आंसर है वो 1 किलो है, 2 किलो है, ऐसा नहीं होता। कोरिलेशन इज द स्केल्ड मेजर ऑफ कोवेरियंस। ये बच्चों सिर्फ है ना मैथमेटिकल टर्म है। ये क्या है? एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आप ये मान लो, मैथमेटिकल लैंग्वेज। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती और आपको ये तो पता है लड़का क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में लड़के को बॉय बोलते हैं। आप ये मान लो, होता तो लड़का और बॉय एक है, बट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आपको ये लगेगा ये बॉय पता नहीं क्या चीज़ होती है। ऐसे ही मैंने आपको ये बताया, कोरिलेशन इज द स्केल्ड मेजर ऑफ कोवेरियंस। ये ट्रू है, बट ये इसका मतलब क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जो कोवेरियंस होता है ना, कोवेरियंस किसके बारे में बताता है? सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। और ये उसका स्केल्ड मेजर हो गया। कोरिलेशन स्केल्ड मेजर का मतलब होता है जो डायरेक्शन है ना, उसके साथ साथ आप उसकी स्ट्रेंथ को भी बता दो कि ये स्ट्रोंग कितना है। इन इन दोनों के वेरिएबल के बीच में एक रिश्ता तो है, बट ये रिश्ता कितना स्ट्रोंग है। अगर x 10% बढ़ता है तो y कहेगा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी 10% बढ़ूंगा, ठीक है। अगर y 8% कम होता है तो x कहता है मैं भी 8% कम हो जाऊंगा, मतलब कि रिश्ता कितना स्ट्रोंग है। x अगर मान लो 50% बढ़ेगा तो y कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, मैं बढ़ूंगा बट सिर्फ 1% बढ़ूंगा। समझ गए? जैसे तुम ये मान लो, तुम दो दोस्त हो और तुम कहीं टूर पे घूमने चले गए और तुम्हारा घूमने का मन किया पैदल। अब तुम एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मान लो चल रहे हो। अब तुमने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम ना अपनी स्पीड को डबल कर देते हैं या हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। आपका दोस्त कहेगा ठीक है, तुम अपनी स्पीड इंक्रीज करोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी अपनी स्पीड इंक्रीज करूंगा। बट तुम अपनी स्पीड पहले से डबल करते हो तो ये जरूरी तो नहीं है ना तुम्हारा दोस्त भी डबल करे। ठीक है, तुम अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो तुम्हारा दोस्त भी इंक्रीज कर रहा है, बट वो उसी रेशो में कर रहे हैं जिस रेशो में तुम कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी पहले स्पीड चलने की थी 5 किलोमीटर पर आवर और तुमने अब कर दी 10, बट उसने 5 से कितनी करी? सिर्फ 6, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो मतलब कि कोरिलेशन जो होता है ना, वो स्केल्ड मेजरमेंट होती है किसकी? कोवेरियंस की, मतलब कि उसकी डिग्री भी उसको शामिल कर लेता है उसको। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ करोगे ना जो थ्योरेटिकल होते हैं, उसको स्टेटमेंट के रूप में बना लो आप अपनी नोटबुक में। फिर आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो वो स्टेटमेंट तो आप पढ़ोगे, उससे आपको क्या है? थ्योरी याद करने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए कि थ्योरी थ्योरी आपने पढ़ ली और उसके बाद बस उसको कभी पढ़ा ही नहीं तो आप भूल जाओगे। उन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन बना लो स्टेटमेंट के रूप में, ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर जो ना 4 तरह की थ्योरी कवर हो जाए आपकी। अब एक ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को बच्चों आर स्केयर बोलते हैं, मतलब आर आपने जो निकाला है ना अभी, उसका स्केयर कर देना, वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाला इसलिए जाता है स्टैटिस्टिक्स में, ये हमें ये बताएगा कि कितने परसेंट डाटा को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब देखो, कंपनी के पास बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारा डाटा। अब उसमें से जो डाटा एनालिस्ट होते हैं वो कुछ डाटा को यूज करके और एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि आप ऐसा कर लो तो हमारी कंपनी की सेल बढ़ जाएगी। बट ये जरूरी नहीं होता कि उसने सारे के सारे डाटा का यूज किया है, उसने हो सकता है कुछ डाटा का यूज किया हो। जैसे मान लो टीवी में, न्यूज में कितनी बार ये दिखाते हैं कि इस टीवी चैनल को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है इस साल। तो क्या वो पूरे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, क्या हर एक को वो जो है ना ऑब्जर्व करते हैं कि इस घर में ये टीवी चैनल कितने घंटे देखा गया? नहीं, वो क्या होता है उनका एक 1000 या 2000 फैमिली को वो कंसीडर करते हैं और उसके बेस पे ही अपना जो है ना वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको ये बताएगा कि कितने परसेंट डाटा को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब पूरे डाटा में से सिर्फ 60% डाटा लिया गया है, उसके बेस पे रिजल्ट निकाला गया है, या 90% लिया गया है, ये बात है। तो आर स्केयर आपको पता लग गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आर स्केयर के इक्वल होता है। आपको आर एक्स वाई दे रखा है, आर का मतलब क्या होता है बच्चों? आर का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताना है, यानी कि सी ओ डी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन सी ओ डी। कैश ऑन डिस्काउंट होता है ना, कैश ऑन डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी, वो सी ओ डी याद कर लो। ये क्या होता है? आर का स्केयर, 0.8 का स्केयर, यानी बच्चों 8/10 इंटू 8/10, 64/100। 64/100 का मतलब क्या होता है बोलो? 64% होता होगा।
आपके नंबर 100 में से 64 आए तो उसको आप यही बोलते हो ना कि 64% मार्क्स आए मेरे। इसका मतलब ये हुआ कि 64% डाटा हैज बीन एक्सप्लेन्ड, यानी कि पूरे डाटा में से सिर्फ 64% डाटा को ही कंसीडर किया गया है, बाकी 36 को नहीं किया गया। आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच डाटा हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड, कितना डाटा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। 64% किया है तो बच्चों 36% डाटा नहीं किया गया है, क्योंकि टोटल 100% होता है ना, 100 में से 64 माइनस कर दो, हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड। जैसे आपका पेपर 100% मार्क्स का होता है, आपने 64% दिए, या फिर आप ये कह लो कि 36% मार्क्स आपने लूज कर दिए, तो बात तो एक ही है ना। अब बात आती है कोफिशिएंट, आपने कोवेरिएंस की हमने बात कर ली, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर ली। अब आता है बच्चों रिग्रेशन एनालिसिस। क्या आता है, रिग्रेशन एनालिसिस। ये भी एक टेक्निक होती है मेजरमेंट की। देखो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना आज, वो सारी की सारी क्या होती है बच्चों, दो वेरिएबल एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप होता है उसको मेजर करने की टेक्निक होती है। ठीक है, टेक्निक है सिर्फ, आप ये मान लो। ये भी एक टेक्निक है टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट देयर रिलेशनशिप। तो इस वर्ड को जो है ना बॉक्स में बंद कर लो। इसके ऊपर अब 2022 में भी बीएससी एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है ना, ये जैसे मान लो एट प्रेजेंट में आपकी सेल बढ़ेगी या घटेगी, इस चीज का एनालिसिस नहीं करता ये करता है फ्यूचर के अंदर। कि मतलब कि इस साल के डाटा को रीड आउट करके या इस सेल के डाटा की स्टडी करके ये एनालिसिस ये बताएगा कि नेक्स्ट ईयर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि रिग्रेशन एनालिसिस हमेशा किसके लिए किया जाता है बच्चों, फ्यूचर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है। फ्यूचर के लिए आप कोई भी प्लान बनाते हो तो वो एग्जैक्ट थोड़े होता है, वो एग्जैक्ट तो नहीं होता ना। आपने ये सोच लिया कि आज से मैं +2 में हुआ हूँ, नेक्स्ट ईयर जब मैं एग्जाम दूंगा तो मैं 99% मार्क्स लूंगा। हाँ ठीक है, आप अपने +1 के हिसाब से, +1 में जितनी घंटे आपने पढ़ाई की, आपको अपनी कैपेसिटी का पता लगा, उस पढ़ाई के दौरान आपके नंबर कितने आते थे टेस्ट में, आपको ये पता लगा कि आपकी मेमोरी पावर कितनी स्ट्रोंग है। आपने एक डिसीजन निकाल दिया कि मैं +2 में भी ऐसी ही पढ़ाई करूंगा तो मेरे 99% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, वो बात एक प्रिडिक्शन किया आपने, बट वो 100% करेक्ट नहीं होती। प्रिडिक्ट करते हो आप कुछ चीज़ों को, क्या है तो यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है ना, वो क्या प्रोवाइड कराता है कंपनी को, प्रिडिक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है। मतलब एक मशीन प्रोवाइड करवा देता है जो प्रिडिक्शन करेगी किसके बारे में, कि इन एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में जो रिश्तेदारी होने वाली है ना फ्यूचर में, वो कैसी होने वाली है। आप समझ गए। मान लो एक हस्बैंड और एक वाइफ है, आज उनके बीच में जो है ना रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ये एक ऐसी मशीन है रिग्रेशन कि वो ये कह देगी कि अगले आने वाले अगले साल भी इनके बीच में जो रिलेशन है ना वो कैसा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। तो बस आप रिग्रेशन का मतलब क्या समझ लो, ये आज के बारे में नहीं बताएगा आपको, ये किसके बारे में बताएगा, फ्यूचर के बारे में। आज के डाटा को ध्यान में रखते हुए आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ी जानकारी देगा कि इसी तरह से अगर ये चलता रहा या कुछ चेंज आएगा तो फ्यूचर में आपकी कंपनी के सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, ये कौन बताएगा आपको, रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा, याद रखना इस चीज़ को। फिर मैंने ये रिग्रेशन एनालिसिस का एक एग्जांपल दे दिया बच्चों रियल लाइफ में, रियल लाइफ से जोड़ के ये रिग्रेशन एनालिसिस का एक एग्जांपल है। ये थ्योरी है, थोड़ी सी पढ़ लेना। इन द रियल वर्ल्ड ए सिनारियो वेयर रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड माइट लुक समथिंग लाइक दिस। मतलब कि आप अगर ये जानना चाहो कि रियल लाइफ में जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो किस तरह का दिखता है, तो ये आप पढ़ लो। एक रिटेल बिजनेस को कहता है अपनी सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए काफ़ी सारी फिगर्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे तरह के डाटा की ज़रूरत होती है। कैसे, ये कहता है इट इज़ डिफिकल्ट टू नो सिंस देर आर सो मैनी वेरिएबल्स सराउंडिंग दैट नंबर। मतलब कि आपकी सेल नेक्स्ट मंथ में कितनी होगी या कितनी चीज़ें आप बेच पाओगे, कितने टीवी आप बेच पाओगे, वो कहता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और वो जितने फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं ना। लाइक वेदर, ए न्यू मॉडल रिलीज। मतलब जैसे मान लो आप टीवी बेच रहे हो, आपकी दुकान पे मान लो 200 टीवी है, लेकिन अगले महीने है ना उसी टीवी का एक नया मॉडल आ गया, तो वो पुराने वाले टीवी की सेल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ये तो ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो ये कहता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वेदर कैसा है, एक नया मॉडल आ गया उसी चीज़ का। बट यूर कंपिटिटर्स टू, आपके जैसा टीवी बेचने वाले और आपके जो कंपिटिटर है, हो सकता है वो कोई नई प्लान निकाल दे कि हम एक के बदले एक फ्री देंगे या उस पर डिस्काउंट देंगे। कैश अगर सारा पे करोगे तो डिस्काउंट देंगे, अगर कार्ड से पे करोगे तो डिस्काउंट देंगे। तो आपके कंपटीटर क्या करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगी आपकी सेल। और दी मेंटेनेंस वर्क गोइंग ऑन द पेमेंट आउटसाइड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लो आप शोरूम खोल के बैठे हो और आपके शोरूम के आगे का जो रोड है ना वो खराब है,
और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगले 2 महीने तक इस खराब रोड को सही करने का काम होगा और काम बिल्कुल जोरों शोरों पे है। तो आप ये बताओ कस्टमर कम हो जाएंगे ना, क्योंकि बड़े बड़े कस्टमर जो गाड़ियाँ लेके आएंगे तो वहाँ उस रोड पे वो आ नहीं पाएंगे, या आ पाएंगे तो वो आना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी सेल्स डिपेंड करेगी। अब ये कहता है अलग अलग बंदों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। जैसे आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक रमेश नाम का बंदा है, वो कहेगा कि आपकी सेल्स पे इन इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा। रोहित जिसने सेल्स फ्लोर के ऊपर पिछले 10 सालों से काम किया है, वो अपना ओपिनियन देगा कि आप ऐसा कर लो तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। कहने का मतलब अलग अलग पर्सन की राय तो अलग अलग होती है, बट जो मैथमेटिकल टूल होता है ना, ये जो स्टैटिस्टिकल टूल होता है, वो इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं करता कि आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। वो डाटा को स्टडी करके जो है ना, वो स्टडी करेगा डाटा को, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल के देगा आपको। और ये काम कौन करता है? रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, ये चीज़ मैंने थोड़ी सी थ्योरेटिकल आपको दी है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो बच्चों आता है इस रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है? रिग्रेशन लाइन। पूरे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर टिके हुए हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में जो रिग्रेशन लाइन होती है ना, आप उसका मतलब क्या समझ लो कि ये दो लीनियर इक्वेशन होती है बच्चों। क्या होती है रिग्रेशन लाइन? बस दो लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 6x और प्लस y इज इक्वल टू 15। बस आप एक बार के लिए ये समझ लो मेरे कहने पे कि रिग्रेशन लाइन हमेशा जो आपको दी होगी वो कैसी दी होगी? दो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दी होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब उसके बाद ये सारी की सारी थ्योरी मैंने लिख के देखो इसके अंदर क्या होगा। ये जो रिग्रेशन लाइन थी ना, ये दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ वेरिएबल एक्स ऑन वेरिएबल वाई, और एक होती है बच्चों रिग्रेशन लाइन ऑफ वेरिएबल वाई ऑन एक्स। जैसे कि मान लो आप ये बताओ मेरे को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था? स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है ना। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती थी लाइन की? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही होती थी। ये एक्स वन वाई वन क्या होता था? इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता था, और एम क्या होता था बच्चों? इस लाइन का एक स्लोप होता था। ठीक है, तो दो तरह की लाइन होती है रिग्रेशन लाइन, एक एक्स वन वाई की और एक वाई ऑन एक्स की। एक्स वन वाई की जो लाइन होती है ना बच्चों, ये काम आती है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आपको वाई की वैल्यू गिवन होगी और कहेगा उससे एक्स निकालो। जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस 8 है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें y की वैल्यू 1 रख के x बताओ, तो आप बता दोगे ना? 10 इंटू वन प्लस 8 यानी कि 18। तो बस ये दो नाम है, आप ये समझ लो, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसके बारे में डिटेल स्टडी ये रही। पहला रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स के बारे में मैं सारा इसमें लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई के बारे में सारी डिटेल में राइट हैंड साइड में लिखता जाऊंगा। इसकी बच्चों क्या होती है? एक इक्वेशन होती है। ठीक है, ये कुछ वैसी है जैसे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे x1 और y1 की जगह सिर्फ क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे x1 और y1 की जगह क्या आ गया? x बार और y बार आ गया सिर्फ। ठीक है, x बार और y बार। x बार क्या होता है? जो x डाटा सीरीज आपको दी होती है उसका मीन, और y बार क्या होता है? जो y डाटा सीरीज होती है उसका मीन। तो देखो वही y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन की जगह क्या कर लो आप? एक्स बार और वाई बार। और ये जो नंबर होता है ना बी वाई एक्स, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बी वाई एक्स को हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं ऑफ वाई ऑन एक्स, ऑफ वाई ऑन एक्स। पहले वाई है फिर एक्स है तो क्या बोलेंगे? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। और पहले एक्स है, यहाँ पे देखो यहाँ वाई है तो बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये है, ये रिग्रेशन लाइन है वाई की एक्स पे, ये रिग्रेशन लाइन है एक्स की वाई पे। आप ये बिल्कुल मत समझना कि क्या चीज़ है, हमारे को समझ कैसे आएगा। मैं कहता हूँ क्वेश्चन इतने ज़्यादा करेंगे ना कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है। एक बार के लिए बस आप याद करो कि ये इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन की जगह क्या रिप्लेस कर दो? एक्स बार वाई बार कर दो। और यहाँ पे वाई ऑन एक्स है तो बी वाई एक्स, एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई कर दो। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? y की। आप वैल्यू y की निकालोगे तो x इंडिपेंडेंट हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे पहले था, पहले जैसे आप लिखते हो y इक्वल टू 10x प्लस 3, तो x को आप पुट करोगे कुछ भी, उसके बदले में y निकल के आएगा। तो y डिपेंड करेगा किस पे? x पे। x इंडिपेंडेंट हो गया, y क्या हो गया? डिपेंडेंट। अच्छा, फिर वही
y डिपेंडेंट है, मतलब ये किसकी वैल्यू निकाल के देगा आपको, y की, और किसकी वैल्यू गिवन होगी, x की, यही पूछा गया। इट इज यूज टू फाइंड y फ्रॉम ए गिवन वैल्यू ऑफ x। अच्छा बच्चों, इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो ध्यान रखना ये होता है, बी वाई एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप बोलते हैं। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यही क्या है आपका बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। पी वाई एक्स निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पहला तो आपसे याद मत करना, हो सकता है इस पे क्वेश्चन ना आए, बट ये जो है ना, ये तो आप 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर, तो है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, आर इंटू, पहले y है फिर x है, तो ऊपर स्टैंडर्ड एविएशन y का, नीचे स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x का, ये x कर दो, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x का, ठीक है। ये सेम चीजें बच्चों देखो इसके लिए है, ये अगर x है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और इंटू वाई माइनस वाई बार, तो ये x की वैल्यू निकालने के काम आएगा जब आपको y की कोई वैल्यू गिवन होगी। अच्छा, इसका स्लोप क्या होता है ये ध्यान रखो, इसका स्लोप बच्चों ये बी एक्स वाई नहीं होता, इसका स्लोप 1 बाई बी एक्स वाई होता है। क्या होता है बच्चों, 1 बाई बी एक्स वाई। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा क्यों होता है मैं ये बताता हूँ आपको। लाइन की इक्वेशन क्या थी पहले, y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होती है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आसानी से आपको याद करनी है तो x1 y1 को रिप्लेस कर दो किससे, x बार और y बार से, कर दोगे इतना काम तो ये क्या बन जाएगी बताओ, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये होती है। बट आपने कहा हम तो है ना x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर लाइन की इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। तो फिर आप ये बात सोचो, ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ना, बट उसको डिवाइड होके वो क्या नाम दोगे आप, इसको बी एक्स वाई नाम दोगे, ठीक है, क्या नाम दोगे, बी एक्स वाई। ये होता तो ऊपर है, बट आप ये सोच के चलो कि ये वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आया था, इस लाइन का जो स्लोप होगा ना बच्चों, क्या होगा, 1 बाय बी एक्स वाई होगा, ना कि बी एक्स वाई। ये काम आएगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला, ये एन लगा लो यहाँ पे, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और देखो यहाँ पे वाई एक्स है तो एन इंटू एक्स स्क्र माइनस सिग्मा एक्स का स्क्र, यहाँ पे एक्स वाई है, पहले एक्स है तो फिर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी टेक्निक बता रहा हूँ आपको याद रखने की, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू, पहले एक्स है तो ऊपर स्टैंडर्ड एविएशन एक्स का, नीचे किसका, वाई का, पहले वाई है तो ऊपर वाई का, नीचे एक्स का, ये आपको आसानी से याद रह भी जाएगा। उसके बाद बच्चों कुछ चीज़ें मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, बी एक्स वाई का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया पीछे, और बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला बताया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स वाई इंटू बी वाई, ये हो गया बच्चों, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस ऑफ दिस, मतलब कि अगर आपको दोनों कोफिशिएंट दे रखे हैं, बी एक्स वाई भी और बी वाई एक्स भी, इन दोनों का क्या निकालो आप, ज्योमेट्रिक मीन निकालो। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे तो निकालते थे कि दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो वो क्या निकल आएगा बच्चों, आर निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। इनको बी एक्स वाई को और बी वाई एक्स को बच्चों क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बोलेंगे। बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, और ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। ये दो के दो क्या होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो ये लाइन आप लिख लो अपनी नोटबुक में। अगर हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट पता लग जाए तो हम आर निकाल सकते हैं, कैसे, रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के। अब आप ये सोचोगे सर साइन किसका लें, प्लस का लें कि माइनस का लें, ये अभी जो मैं प्रॉपर्टी कराऊंगा ना आपको सारी की सारी, आर की, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स की, ये मैं उससे बता दूंगा कि इन तीनों के साइन सेम होते हैं, आर, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तीनों के साइन सेम होंगे। तो अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा, वो दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, तीनों के साइन एग्जैक्ट होते हैं। अब यही सारी बच्चों सारी क्या है, प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आर, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की। आर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि -1 और 1 के बीच में लाई करता है। आर इंडिपेंडेंट होता है बच्चों चेंज इन ओरिजिन से भी और चेंज इन स्केल से भी, ये तो 5 स्टार लगा लो 3 की बजाय भी, ठीक है। आर के ऊपर बच्चों ना तो चेंज इन ओरिजिन का फर्क पड़ता और ना ही चेंज इन स्केल का फर्क पड़ता, आर सबसे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप ये मान लो ये जो आर है ना, ये पूरी स्टैटिस्टिक्स का दादा है, ये है ना, ये दादा है, दादा के ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे ओरिजिन के अंदर चेंज कर दो, चाहे स्केल के अंदर चेंज कर दो,
ये जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आर इन दोनों का क्या होता है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन होता है। अच्छा, एक नंबर मान लो ये सीरीज जीपी में है, तो इस पी को क्या बोलते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं ना, ए और सी का। तो अगर पी ज्योमेट्रिक मीन है तो ए बी सी किस में हो जाएंगे, पी में हो जाएंगे नंबर। तो अगर ये बच्चों आर ज्योमेट्रिक मीन है इनका, तो आर को अगर बीच में लिख दें, इनको लेफ्ट राइट में लिख दें, तो ये सीरीज जो होगी वो क्या बनेगी, जीपी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ये बात बताओ आप, आर की वैल्यू मैंने आपको बताया ना कि -1 और 1 के बीच में होती है। तो मैंने ये चीज लिख रखी है यहाँ पे कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों के दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते सेम टाइप में। सेम टाइम का मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आप कहो, एक क्वेश्चन के अंदर आप कहो कि बी एक्स वाई की वैल्यू सर 2 होगी, तो मैं कहता हूँ बी वाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, अगर ये 1 से बड़ा है ना तो वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो ये 3 हो गया, तो आप बोलना आर कितना होगा, आर इन दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट √5, ये तो क्या हो गया 1 से बड़ा, बट आर की रेंज तो -1 और 1 के बीच में होती है, तो मतलब कि दोनों के दोनों नंबर ये 1 से बड़े नहीं हो सकते, दोनों के दोनों नंबर बच्चों 1 से बड़े नहीं हो सकते। अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरे को 1 से छोटा होना पड़ेगा। लेकिन ये बात मेरी नोट कर लो, लिख लो कॉपी में, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते। अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरे को 1 से छोटा होना पड़ेगा, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है तब भी वो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हो सकते नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मान लो एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ये देखना ध्यान से, ये है बच्चों 10/3 और ये क्या है आपका 1/3, ये है 10/3 और ये 1/3, बोलो ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, बट आर अगर मान लो ये कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, आर कितना बोलते आप, 10/3 इंटू 1/3 बोलते, तो यानी कि 10/9। अब आप ये बताओ 10/9 जो नंबर होता है वो 1 से बड़ा होता है ना, और 1 से बड़े नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, 1 से बड़ा आएगा। लेकिन ये आर तो 1 से बड़ा नहीं आ सकता, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर अगर 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो तो वो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे हमेशा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने देखो एग्जांपल दे दिया, बट ये पक्का जरूरी है कि अगर एक नंबर 1 से बड़ा है और वो रिग्रेशन कोफिशिएंट बनना चाहते हैं दोनों मिलके, तो दूसरे को 1 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ दोनों के दोनों -1 से छोटे भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक -1 से छोटा ये, एक -1 से छोटा ये, तो बच्चों इनकी मल्टीप्लीकेशन तो वही √6 आ जाएगी ना, √6 1 से बड़ा है, ये हो ही नहीं सकता। यानी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से तो बड़े नहीं हो सकते सेम टाइम पे, और -1 से छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो जो आर की प्रॉपर्टी है कि आर की रेंज -1 और 1 होती है उसको फेल कर देंगे ना, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी इस बात का। उसके बाद देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये दोनों वही बात है, ये चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं बट चेंज इन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये सिर्फ थ्योरेटिकल आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। ये किसकी तरह है, बिहेव कर रहे हैं सेम एज कोवेरियंस, कोवेरियंस भी ऐसे बिहेव करता था ना, ये है। ये कहता है बी एक्स वाई और बी वाई दोनों पॉजिटिव है ना, तो बच्चों एम और जीएम की इनइक्वालिटी का यूज करके हम ये चीज लेके आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपको एम जीएम और एचएम की इक्वालिटी पता है, इनइक्वालिटी का रेशियो पता है ना, ये ऐसा होता है एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, है ना। ये अगर ये वैल्यू क्या है, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है मान लो, तो उनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो जीएम से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन एचएम से बड़ा होता है, और इक्वालिटी भी होल्ड करती है, बट इक्वालिटी सिर्फ तब होल्ड करती है जब ये दोनों नंबर क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। क्या होते हैं, दोनों नंबर सेम होते हैं। बट अगर आपसे कहे कि ये पॉजिटिव है, ये ना कहे कि सेम होते हैं, तो फिर ये इनइक्वालिटी, आप इक्वालिटी का साइन मत लगाना, ठीक है, खासकर इस चैप्टर के अंदर तो, क्योंकि एग्जाम में जो 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसमें इक्वालिटी के सिंबल को सही नहीं माना गया है, इनइक्वालिटी यानी कि इक्वल का साइन वहाँ पे नहीं माना गया है सही, तो मेरे कहने पे आप इक्वल का साइन मत यूज करना। तो आप ये बताओ, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन यानी कि दिस प्लस दिस बाय 2 वो ग्रेटर होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। और बच्चों ये तो अभी मैंने बताया था ना, ये चीज़ तो क्या होती है, आर होती है, तो बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली। इसको मैथमेटिकल लेवल में क्या कहोगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि बच्चों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, इनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, कोरिलेशन कोफिशिएंट से, क्योंकि आर को क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है।
की बार 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही स्टेटमेंट दी गई है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से ये पूछा गया था कौन सा सही है। तो आपको देखो इसकी नॉलेज होती तो आप तुरंत इसको पढ़ते ही टिक कर देते ना। इसलिए मैं कहता हूँ थ्योरी को कभी भी स्किप मत करना, ये मत समझना कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। थ्योरी पे 100% क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सारा मैंने प्रूफ बताया आपको, आसान है प्रूफ भी बिल्कुल। ये इनका जो रेशियो होता है ना बच्चों, इनका रेसिप्रोकल का सम पी एक्स वाई और पी एक्स वाई के रेसिप्रोकल का सम वो 2/r से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसके लिए कौन सी इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ेगी आपको, जीएम की वैल्यू एचएम से बड़ी होती है। ये देखो ये रिलेशन होता है ना, एएम ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम ग्रेटर देन एचएम। तो इन दोनों का यूज करके आप ये चीज़ आसानी से प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है। बस ये है, बस इसको आप याद रख लो, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट क्या कर लो, याद रख लो। प्रूफ सीखना चाहते हो तो प्रूफ मैंने आपको करके बता दिया है। तो ये क्या है आपका 1/bxy प्लस 1/by(x) इज ग्रेटर देन 2/r। 2/r से ये क्या होता है बच्चों, ग्रेटर होता है, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, ये क्वेश्चन आर को मैंने आपको पहले बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और इससे फिर कोवेरिएंस का फॉर्मूला निकल के आ गया ना आपका आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों दोनों लाइन्स ऑफ रिग्रेशन होती है ना, जो रिग्रेशन लाइन, मैंने क्या बताया था आपको, रिग्रेशन लाइन कैसी होती है, दो लीनियर इक्वेशन की तरह होती है। ये हमेशा एक्स बार और वाई बार पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे आपको दो रिग्रेशन लाइन एग्जाम में दी होगी और कहेगा इससे है ना एक्स सीरीज का मीन निकालो या फिर वाई सीरीज का मीन निकालो। तो बच्चों लाइन से मीन कैसे निकालोगे, बस आप उन दोनों लाइन्स का क्या कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता ही है, 10th क्लास वाले मेथड से, इलिमिनेशन मेथड से निकाल लो। फिर उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी ना वो क्या होता है, एक्स बार होता है, और जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या होता है बच्चों, वाई बार होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दो रिग्रेशन लाइन का, उसको एक्स बार वाई बार बोलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आपको सारा कुछ समझ आएगा कि ये रिग्रेशन लाइन क्या होती है, किस तरह के इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है ना पहला, वो आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा एक बी एक्स वाई निकालो और एक बी वाई एक्स निकालो, ठीक है, ये होगा। अच्छा बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं बच्चे रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी ये दोनों क्या होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं ऑफ द लाइन, लाइन के कोफिशिएंट होते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन ऑफ, पहले एक्स है फिर वाई है, ऑफ एक्स ऑन वाई, ऑफ एक्स ऑन वाई। और बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये होते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि दो इक्वेशन आपको दे रखी होगी और आपसे बी एक्स वाई या बी वाई एक्स या फिर दोनों की वैल्यू पूछी जाएगी। मैं एक लाइन लगा के और इस जो कॉलम में लिख देता हूँ पहली इक्वेशन और यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों दूसरी इक्वेशन। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों, इस फर्स्ट इक्वेशन से और इस सेकंड इक्वेशन से आपका जो मन करे, अब पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि x की किससे निकालनी है, y की किससे निकालनी है, या फिर हम दोनों में से किसी के भी निकाल सकते हैं। आप मेरे कहने पे पहले क्या करो, जो आपका मन करे आप उससे एक वैल्यू निकाल लो। अगर पहली से y की वैल्यू निकाल रहे हो तो दूसरी से किसकी निकालनी पड़ेगी, x की। मैं कहता हूँ मैं यहाँ से y निकाल रहा हूँ, बोलो माइनस वाई, उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आएगा, बोलो x प्लस वन आ गया। इधर से फिर x की वैल्यू निकालो, ये y प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो 1/2y माइनस 4/2 यानी कि 2, यानी कि x कितना हो गया बच्चों आपका 1/2y और माइनस के 2, ये आ गया x और ये आ गया अपना y, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने y की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ x का कोफिशिएंट देखना है, और यहाँ x की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ किसका कोफिशिएंट देखना है बच्चों, y का कोफिशिएंट देखना है। जो ये x का कोफिशिएंट होगा, अगर आपने y की वैल्यू निकाली है तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने y की वैल्यू निकाली है तो जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ये आपका क्या कहलाएगा, बी वाई एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये बी वाई एक्स कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बी वाई एक्स। याद कैसे रखोगे कि बी एक्स वाई है कि बी वाई एक्स है, वैल्यू किसकी निकाली अपने, वाई की। पहले वाई है फिर एक्स है, तो पहले वाई फिर एक्स, समझ गए आप मेरी बात, पहले वाई फिर एक्स, बी वाई एक्स। अच्छा यहाँ पे देखना,
अब बताओ कैसे याद रखोगे, पहले x फिर y, तो पहले x फिर y और आंसर कितना आ गया इसका 1/2। अब यही आपसे पूछे गए थे और यही हमारे क्या है बच्चों आंसर है, एक ये और एक ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन ये जो आंसर आपने दो निकाले हैं ना, ये हमेशा इतनी आसानी से नहीं आएंगे कि आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली अपनी मर्जी से, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसमें क्या चेंज हो सकता है ये मेरी बात ध्यान से सुन के और अपने नोट कर लेना बुक में। ये इसमें चेंज क्या हो सकता है, आपने जो ये दो वैल्यू निकाली है ना, आपने ये जो दो वैल्यू निकाली है, आप ये चेक करो कि क्या ये करेक्ट है, आर दीज करेक्ट। अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता लगेगा कि ये करेक्ट है, यानी कि मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के बाद अगर आपको कोई बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू बता दे और कहे कि ये सही है ये गलत है, तो आपको क्या चेक करना है, आर निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों, आर। आर का फॉर्मूला क्या होता था बोलो, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता था ना, और इसका स्क्वायर रूट 1/2 इंटू 1, यानी कि 1/√2। और 1/√2 बच्चों क्या होता है, 1 से छोटा होता है ना, यानी कि अगर जो आपने आर निकाला वो 1 से छोटा आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी करेक्ट है। यस, दीज आर करेक्ट। मैं एक ही क्वेश्चन से आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा। मैंने क्या कहा, आपने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाला, कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। ये सही है या गलत है, आपके जो आंसर आए हैं उसको वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या है, आर की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूले से। अगर वो 1 से छोटी आ गई तो इसका मतलब ये सही निकाले आपने, और अगर ये 1 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब आपने गलत निकाले, क्योंकि आर की वैल्यू तो 1 से बड़ी हो नहीं सकती। अब बात ये आती है कि गलत कैसे पता लगेगा। अब देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराता हूँ। ये क्या है, इस इक्वेशन को लिखो दोबारा, x माइनस वाई प्लस 1, क्वेश्चन वही है। और ये क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब की बार मैंने क्या किया था, यहाँ से y निकाला था ना, अब की बार मैं यहाँ से बच्चों x निकाल के दिखाता हूँ आपको। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इक्वेशन से पिछली बार आपने y निकाला था और दूसरी से x निकाला था, तो आपके आंसर सही आए थे ना, तो वही कर सकते हो आप, दूसरा नहीं कर सकते। अगर ये आप ऐसे करोगे ना कि यहाँ से x निकालोगे वहाँ से y, तो गलत आएगा आपका आंसर। देखना कैसे, अब यहाँ से x निकाल लिया तो मैं यहाँ से y निकाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा फिर, यहाँ से 2x प्लस में 4 आ गया। अब बताओ मैंने आपको क्या तरीका बताया था याद रखने का, पहले x फिर y, तो क्या निकलेगा बच्चों, बी एक्स वाई। पहले y फिर x, तो क्या निकलेगा, बी वाई एक्स। यहाँ x y का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट, ये दो वैल्यू आ गई। अब फिर से वही बात आ गई कि ये दो वैल्यू सही है या गलत है, आर दीज करेक्ट। एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना बस उसको ध्यान से सुनो, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सही है गलत ये कौन बताएगा, आप आर निकालो। आर क्या होता है बच्चों, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आपको यहाँ तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, पेपर में थोड़ी निकालोगे। पेपर में तो आपको सीधा ही पता लगेगा कि 1 इंटू 2 करोगे तो वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो √2 जो है ना बच्चों 1 से क्या होता है, बड़ा होता है ना, 1.414। तो ये आर नहीं हो सकता, ये तो आर गलत है ना, आर की तो रेंज ही 1 तक होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या क्या है भाई, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना बी एक्स वाई की और बी वाई एक्स की, ये क्या है बच्चों, गलत है। इसका मतलब अगर आपने पेपर में सिर्फ बी एक्स वाई पूछ लिया, सिर्फ बी एक्स वाई, और आपने 1 कह दिया और दूसरी नहीं निकाल के देखी वैल्यू, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपसे चाहे पेपर में बी एक्स वाई पूछे चाहे बी वाई एक्स पूछे, अगर अकेला भी पूछा गया है ना तब भी आप दोनों निकाल के देखना, क्योंकि एक से पता तो नहीं लगेगा ना कि वो गलत है या नहीं है, ठीक है, दोनों से पता लगेगा। तो एक तो आपको ये बात पता लगी कि अगर एग्जाम में एक रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाएगा तब भी आप दोनों निकालोगे, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो कोफिशिएंट निकाले हैं वो सही है गलत है ये चेक करने का तरीका क्या है, आर निकाल के चेक करोगे। अब आपके सवाल एक मन में उठता है कि सर मान लो पेपर में हमारे दिमाग में आया कि पहली इक्वेशन से x निकाल लो, दूसरी से y निकाल लो, और यहाँ से बी एक्स वाई निकाल लिया, यहाँ से बी वाई एक्स निकाल लिया, और ये हमारे आंसर आ गए गलत। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सीधा सा है बच्चों, यहाँ से आपने x निकाला था तो यहाँ से क्या करना चाहिए था, आपको y निकालना चाहिए था, और यहाँ से आपने x निकालना चाहिए था, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। मतलब कि एक तो वो तरीका है कि अगर गलत हो गया तो इंटरचेंज कर दो, जहाँ से आपने x निकाला वहाँ से y निकालो, जहाँ से y निकाला वहाँ से x निकालो। बट ये तो आप सोचोगे कि सर एक क्वेश्चन के लिए डबल डबल मेहनत होगी, ऐसा हम क्यों करें। तो मैं कहता हूँ उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने मान लो निकाला बी एक्स वाई यहाँ से और वो आ गया 1, और आपने निकाला बी वाई एक्स वो आ गया 2, और ये क्या है बच्चों, रोंग। ये क्या है, रोंग। अब ये बात मेरे ध्यान से सुनना, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, और आप चाहते हो कि मैं इसको क्या कर दूं, राइट कर दूं। तो दोबारा इक्वेशन लिखने के बजाय राइट करने का क्या तरीका है, मैं कहता हूं इस बी एक्स वाई की जगह क्या लिख दो बच्चों, बी वाई एक्स लिख दो,
और इस 1 का क्या कर दो रेसिप्रोकल। इस बी वाई एक्स की जगह क्या कर देना बी एक्स वाई कर देना और इस 2/1 का कर देना रेसिप्रोकल। बस ये आपके राइट आंसर आ जाएंगे। कहने का मतलब आपको मेहनत 2 बार नहीं करनी, मेहनत तो एक ही बार करनी पड़ेगी। बस चेक करके आपने देखा और वो वैल्यू गलत आ गई ना, तो उसको सही करने का क्या तरीका है। जो 2 आपके आंसर आए हैं, एक तो उन दोनों का रेसिप्रोकल कर देना और एक जो पहले बी एक्स वाई आप उसको बोल रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा बी वाई एक्स, और पहले जो बी वाई एक्स था अब क्या बनेगा बी एक्स वाई। तो ये इसके करेक्ट आंसर है। मिलाए आप पीछे से, बी एक्स वाई 1/2 देखना, बी एक्स वाई बच्चों कितना था 1/2 और बी वाई एक्स कितना था 1। तो मैं कहता हूँ दोबारा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में काम चल जाएगा। समझ गए आप। अच्छा, चेक कैसे करोगे कि ये सही है गलत है, इतना करके देखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर बच्चों 1 से बड़ी आ गई तो मतलब गलत, और 1 से छोटी आ गई तो मतलब सही है। बस ये होता है। अब हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन, 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। मैंने बताया था ना ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बच्चों, एक्स बार और वाई बार पे इंटरसेक्ट करती है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज दिस, मतलब ये y ऑन x की रिग्रेशन लाइन है, ये रिग्रेशन लाइन है बच्चों x ऑन y की। तो आपसे पूछा गया है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो अब आपको है ना लाइन इसने बना के दे रखी है, आप चेंज नहीं कर सकते, इसने लाइन खुद ने दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल टू 1/2 y माइनस के 2। तो अब आपको निकालनी है ये दोनों वैल्यू, दोनों कोफिशिएंट निकालने हैं। बोलो, यहाँ पहले y फिर x, तो बी वाई एक्स निकलेगा, है ना, याद करने का आसान तरीका है। और कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ गया आंसर। यहाँ बच्चों पहले x फिर y, तो बी एक्स वाई निकलेगा। ये कितना है बच्चों 1/2। और बस ये आपके दो आंसर है और ये सही है ना। ये सही है क्यों, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 1 से छोटी है, 1/2 जो कि 1 से छोटा होता है। आपके करेक्ट आंसर आगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है रिग्रेशन लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा, आपको क्वेश्चन वही है कि रिग्रेशन लाइन दे रखी है y ऑन x की ये, और x ऑन y की बच्चों ये दे रखी है। आपको है ना दो क्वेश्चन दे दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x को 5 पुट करना है आपको। तो ये तो यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। जब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, क्या फाइंड आउट करना हो बच्चों, ये लाइन लिख लो, टू फाइंड y। अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, तो आप क्या यूज करोगे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ऑलवेज यूज द लाइन या द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। जो y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन है ना, आप उसका ही यूज कर सकते हो, दूसरे का नहीं कर सकते। और ये कैसे पता लगता है y ऑन x, अगर y की वैल्यू निकाली हुई है आपने, तो वो y ऑन x की ही लाइन कहलाती है। ठीक है, तभी तो इससे रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स आता है। एक ही तरीके के है सब कुछ। तो बस यहाँ पे आप x को क्या पुट कर दो बच्चों 5, तो y कितना आएगा 5 + 1 यानी कि 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या 6। सेकेंड क्वेश्चन, अब आपसे क्या पूछा गया है कि जब y-7 हो तो x बोलो। तो यानी कि x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, तो जिस इक्वेशन से आपने x निकाला हुआ है उसी इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस ऐसे याद रख लो। अगर आपको x चाहिए तो जिस इक्वेशन से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है y की टर्म में, उस इक्वेशन का ही यूज कर सकते हो। बस दूसरी का नहीं कर सकते। अगर दूसरी का करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका बच्चों, गलत आएगा। ठीक है, y कितना है बोलो -7, तो x कितना आएगा -7/2 -2 यानी -11/2। ये इसका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको दोनों रिग्रेशन लाइन दे रखी थी, सिर्फ मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए ये समझाया कि कौन सी इक्वेशन यूज करें कि y आए और कौन सी इक्वेशन यूज करें कि x आए। और आगे जब क्वेश्चन को एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाना चाहेगा ना, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये वाली इक्वेशन जो है ना y ऑन x की है, ये x ऑन y की है, वो भी आपको खुद निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा, बट पहले मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको x बार की वैल्यू दे रखी है, y बार की वैल्यू दे रखी है, पी एक्स वाई दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 20। बच्चों आप मेरे को ये बताओ, आपको x निकालना है, यानी कि अपना टारगेट क्या है, सबसे पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट अपना क्या रहने वाला है, आप कहोगे सर रिग्रेशन लाइन निकाल दो। रिग्रेशन लाइन निकालो किसकी, ऑफ x। अगर x निकालना है तो x की लाइन निकालोगे किसके ऊपर बच्चों, y के ऊपर। यानी कि आप आंसर ऐसा ऐसा निकाल के दोगे मेरे को, x इज इक्वल टू समथिंग y की फॉर्म में आएगा। तभी तो आप y की वैल्यू वहाँ पे 120 पुट करोगे तो x निकल के आएगा ना।
यानी कि आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? रिग्रेशन लाइन। अब आप मेरे को फॉर्मूला बता दो, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू पी। अगर x यहाँ पे है तो यहाँ लिखोगे बच्चों पी एक्स वाई और y माइनस वाई बार, बस ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको टेबल में बताया था, अब क्वेश्चन के जरिए हम इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे देखो x बार की वैल्यू दे रखी है 25, पी एक्स वाई नहीं दे रखा, और वाई बार की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 120। बस अब एक ही बात रहेगी कि कोई हमें क्या बता दे, पी एक्स वाई। अच्छा ये तो दे ही रखा है पी एक्स वाई, तो इस क्वेश्चन में पी एक्स वाई भी दे ही रखा है लकीली, तो अपने को कुछ भी निकालना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एक्स बोलो कितना आ गया यहाँ से, 2y माइनस 240 और प्लस 25, यानी कि 2y माइनस के 215, ये क्या आ गया बच्चों? x आ गया। अब आपको निकालना क्या है? x की वो वैल्यू निकालो जब y 120 हो, इसमें पुट कर दो y को बच्चों 120 पुट कर दो, x आ जाएगा आपका 2 इंटू 120 माइनस 215, तो कितना आ गया? 240। 240 में से 215 घटाओगे कितना आंसर आएगा? 25। बट 25 ऑप्शन में नहीं है, तो देख लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है अपने से। 2y माइनस के 215, 25, एक बार और चेक करते हैं। x बार दे रखा है, y बार दे रखा है 120, और पी एक्स वाई कितना दे रखा है आपको? ये तो x और 2y माइनस के 240 और प्लस 25, तो 2y माइनस के 215 आ गया, और y को 120 पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 220, 25 ही आएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नोट्स में भी। हाँ ये सही है, ये अपना क्वेश्चन सही है, बस नोट्स में यहाँ पे मैंने 130 लिखा हुआ है, और उसकी वजह से जो है ना आंसर आपका 145 आ रहा है, तो मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप 45 की जगह क्या कर लो, यहाँ पे 25 कर लो। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है, तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ फिर एक्स की इक्वेशन निकालनी है वाई पे, तो पी एक्स वाई आएगा, वाई ऑन एक्स निकालना है तो पी वाई एक्स आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दो रिग्रेशन लाइन आपको दे रखी है और आपको एक्स बार वाई बार निकालना है। बताओ, दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है और मैंने कहा था एक्स बार वाई बार निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? कुल मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ऑफ दीज टू गिवन लाइंस। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? जो 9th-10th क्लास में अपने सीखा है, एलिमिनेशन मेथड से या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से निकाले। 4x माइनस 5y प्लस 33, यानी कि माइनस 33 कर दो, 20x माइनस के 9y इक्वल टू प्लस 107 कर दो। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बोलो क्या करना चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 20x है ना, 20 बन जाएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये होता है आपका 133 को 5 से करोगे 165 होता है, और इसको सेम टू सेम रखो, इसको एज इट इज रखो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस के 16y, और माइनस के बच्चों कितने आ गए? 272 आ गए। क्या माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया आपका? 272/16, 16 वन जा 16 सेवन जा, यानी कि y तो आ गया आपका 17। बच्चों y 17 आ गया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना तो x निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें y क्या है? 17, बट हो सकता है चारों ही ऑप्शन में y 17 हो, तो आप इसको पुट करो कौन सी इक्वेशन में? मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 5 इंटू 17 इक्वल टू माइनस 33, तो 4x इक्वल टू माइनस 33 प्लस 85, तो 5 में से 3 गया 2, और ये कितना आ गया बच्चों? ये x कितना आ गया? 13 आ गया। देखो मैंने आपको x और y दोनों निकाल के दिखा दिए, और इसी को क्या बोलते हैं? x बार और y बार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, इसमें ये दो रिग्रेशन लाइन दे रखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ना बहुत सारी बातें आप सीख जाओगे इस एक क्वेश्चन के जरिए। दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है और कहता है ये दो स्टेटमेंट को कंसीडर करो, एक में तो आर निकाल रखा है, और एक में बच्चों मीन ऑफ वेरिएबल एक्स कहता है 3 है, और मीन ऑफ वेरिएबल वाई कितना कहता है? 4 है। तो बच्चों मीन निकालना है, यानी कि ये कहता है कि एक्स बार की वैल्यू तो 3 है और वाई बार की वैल्यू 4 है। बताओ ये कैसे चेक करोगे कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? आप कहोगे सर अभी तो हमने निकाला था कि मीन निकालना है दोनों सीरीज का, तो इन दोनों रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वही क्या होता है बच्चों? मीन। तो दूसरी स्टेटमेंट तो चेक हो जाएगी, बट पहली स्टेटमेंट में आर की वैल्यू दे रखी है। आप आर कैसे चेक करोगे? बताओ, आर का फॉर्मूला होता है ना, आर का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यही समझ गए ना आप? क्योंकि
बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तो हम निकाल सकते हैं जब अपने को रिग्रेशन लाइन दे रखी हो, तो फिर आर निकालने का यही एक फॉर्मूला बचता है अपने पास, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं एक एक करके इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बोलो, मैं नेक्स्ट पेज पे ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। 3x माइनस 4y प्लस 8, ये इक्वेशन लिख रखी है। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी कि किससे y निकाले किससे x निकाले, इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपका जो मन करे ना वो निकालो। मैं कहता हूँ मेरा मन कर रहा है यहाँ से क्या निकाल दूँ, x निकाल दूँ, तो बताओ इसको उधर शिफ्ट कर दो दोनों को, और 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ से y निकाल दूँ तो क्या आएगा बताओ, 4x माइनस 1, और 3 से क्या कर दो, डिवाइड। तो बोलो ये क्या आना चाहिए आपका, x पहले है तो बी एक्स वाई होना चाहिए 4/3, और यहाँ से y पहले है तो बच्चों बी वाई एक्स होना चाहिए 4/3। बट बताओ क्या ये सही है क्या, ये सही नहीं है बच्चों, ये रोंग है। ये रोंग क्यों है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो ना, 4/3 16/9, वो तो 1 से बड़ी होगी। और वैसे भी ये दोनों 1 से बड़े, और मैंने कहा था ना दोनों एक ही क्वेश्चन में 1 से बड़े नहीं हो सकते, मतलब ये रोंग है। रोंग है तो आप मेरे को बता दो, मैंने क्या तरीका बताया था आपको राइट करने का। राइट करने का तरीका मैंने बच्चों बताया था कि जो बी एक्स वाई है वो बन जाएगा बी वाई एक्स, और वैल्यू का हो जाएगा रेसिप्रोकल। और जो बी वाई एक्स है वो बन जाएगा बी एक्स वाई, और वैल्यू का हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब ये सही है क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी बच्चों, 9/16 होगी, और वो 1 से छोटी होती है, तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा 3/4 वो भी क्या आएगा 1 से छोटा, मतलब कि सही हो गया। तो बोलो आर क्या होगा, आर क्या होगा, पी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और बी एक्स वाई कितना 3/4, ये भी बच्चों 3/4, तो आंसर कितना आ गया 3/4। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, शायद 3/4 दे रखा था, मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है। अब मैं करता हूँ सॉल्यूशन फॉर स्टेटमेंट नंबर 2, वो चेक करते हैं कि वो सही है कि गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्व करें, बिल्कुल आपको छोटे बच्चों की तरह सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं एक एक चीज़। 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से कर दो, इसको 4 से कर दो, ठीक है। 3 से करोगे 9x माइनस का 12y इक्वल टू -24, इसको 4 से करो, इसको 4 से करोगे तो बच्चों ये आ गई, तो कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, -7x इक्वल टू -28। x कितना आ गया बोलो 4, x 4 आ गया, इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। 3 इंटू एक्स माइनस 4y इक्वल टू -8, तो 4y को उधर शिफ्ट कर दो, और ये हो जाएगा आपका कितना 20, तो y कितना आ गया 5। तो x बार कितना आ गया बोलो 4, और y बार कितना आ गया 5। 4 5 आनी चाहिए वैल्यू, देखना ये 4 5 कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, ये 3 4 कह रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ओनली वन, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन के जरिए आपने क्या क्या सीख लिया, निकालना कि मीन कैसे निकालते हैं, यानी कि फटाफट इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, और दो रिग्रेशन लाइन आपको देके और आर पूछे तो फिर आपको पहले दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक बात इसमें मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू आई थी ना, ये और ये दोनों के साइन क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए ना, दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस के आएंगे, हो सकता है दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए। अगर बच्चों दोनों नेगेटिव आते तो जो आपका आर आता है ना लास्ट में, इन नेगेटिव को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लेते, बट जो फाइनल आंसर होता वो नेगेटिव ही आता। ध्यान रखना इस बात का, बच्चे भूल जाते हैं। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको इस कॉर्नर में, लेट कर लो पी एक्स वाई आपका है 1/4 नेगेटिव, और पी वाई एक्स है बच्चों आपका -3/4। तो आप बता दो मेरे को आर कितना आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, आर का फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, और कितना आ गया बच्चों, √3/4 आ गया। ये सही है आंसर, बट साइन गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रॉपर्टी में, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तीनों का साइन क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो आप हमेशा क्या लगा के चलोगे, माइनस। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप पहले उसको फोकस कर सको कि हाँ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब आर का आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव नहीं लिखा तो इसका मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों के साइन सेम होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, आपको आर दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है, बी वाई एक्स निकालना है। अब ये क्या कैसे निकाले, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तीनों में कोई रिश्ता होता है क्या, हम जानते हैं कि रिश्ता होता है। कैसा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तभी तो आर कहलाता है ना। वही तो, आर की वैल्यू कितनी बोलो बच्चों, 0.4। इसमें से बी एक्स वाई दे रखा है 0.2, बी वाई एक्स नहीं दे रखा, निकल जाएगा 4/10, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा,
2/10 इंटू बी वाई एक्स। 4/10 होता है 16/100, ये 2/10 इधर आके हो जाएगा 10/2 इक्वल टू बच्चों बी वाई एक्स। ये एक जीरो कट गई, ये 8 पे कट गया, तो 8/10 0.8 हो गया। तो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0.8। अच्छा, प्लस माइनस की आएगी या ओनली प्लस की आएगी बताओ। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कहेगा मैंने क्या कसूर किया है, मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, तो ये भी क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना हमेशा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आर दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है और बी एक्स वाई। सबसे पहले जो फोकस करोगे वो किस चीज़ पे करोगे कि आर और बी वाई एक्स बच्चों दोनों के दोनों क्या है नेगेटिव है। सो जो बी एक्स वाई आएगा ये भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो पहले तो जो ये पॉजिटिव आंसर दे रखे हैं ना इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि ताकि दिमाग में ना रहे ये, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरी। इन दोनों के साइन जो होते हैं ना पहले लिख लिया करो कि इसका साइन भी वही आएगा, क्योंकि पेपर में जल्दबाजी में फिर नहीं तो आप भूल जाओगे। तो बी एक्स वाई निकाले, अब तो वही फॉर्मूला आर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। एक बार साइन वगैरह को इग्नोर कर दो, क्योंकि सबके साइन सेम है, एक बार इग्नोर कर दो, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव कर देना बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको माइनस नहीं, मैं इसको प्लस ही लेके चल रहा हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता ना, मैं इसको प्लस ही लेके चल रहा हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करोगे वो प्लस ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना है बोलो, बी एक्स वाई है -8 और बी वाई एक्स कितना है बच्चों, बी बी वाई एक्स दे रखा है और बी एक्स वाई निकालना है। अच्छा, -8 को भी मैं क्या लेके चल रहा हूँ प्लस, क्योंकि साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, 8 का स्क्वायर 64 और ये क्या आ गया बच्चों आपका बी एक्स वाई, ये आ गया क्या 1/4 8 का स्क्वायर। तो बी एक्स वाई कितना आएगा आपका 1/64 इंटू 16। कहाँ पे मिस्टेक हुई हमारे से, -1/4 दे रखा है और ये निकालना है, तो -1/4 इसका स्क्वायर करोगे तो 1/16 आ गया। और सॉरी ये 8 का स्क्वायर मैंने गलती से कर दिया ना, रियली सॉरी, ये 8 ही होना चाहिए। तो ये 8 नीचे आएगा ना, 16 8 जा 128। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा ना, आपको पता है बच्चों नेगेटिव आएगा, ये है ना -1/128। ये अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन देख लो, सेम वही क्वेश्चन है, बी वाई एक्स दे रखा है, आर दे रखा है, ये निकालना है। ये होगा कैसा, नेगेटिव होगा ना। तो आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 6। साइन को भूल जाओ, ठीक है, 6 इंटू दिस, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो ये आ गया। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/24। बट मैंने फिर क्या कहा था, पहले ही मेरे को पता है ना कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो आपका आंसर आएगा -1/24। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स में रिप्रेजेंट द रिग्रेशन कोफिशिएंट। बच्चों रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन से होते हैं, एक बी एक्स वाई और एक बी वाई एक्स, ये होते हैं। इनमें से कहता है जो ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं ना आपको चार, इनकी कौन कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, मे रिप्रेजेंट, ठीक है। आप ये बताओ, पहले तो इन दोनों के साइन क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, आपको पता है ना सेम साइन होते हैं। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या, भाई इसमें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कैसे ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। ये हो सकता है क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है बच्चों 4, और 4 तो 1 से बड़ी होती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों साइन तो इनके सेम है, बट सेम साइन होने से बात नहीं बनती बच्चों। आर क्या होता है, आर होता है ना इन दोनों की मल्टीप्लाई, मैंने कहा था ना 1 से छोटी होनी चाहिए, 4 से 4 कट गया 1/3, तो यानी कि 1/√3, यस इट इज लेस देन 1। सो ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ये आपके ऑप्शन का करेक्ट, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है, आर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है ऑफ एक्स ऑन वाई। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला बोलो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। एक्स ऑन वाई निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पे बच्चों एक्स ऑन वाई है तो पहले एक्स फिर वाई, और वाई माइनस वाई बार यहाँ पे आ जाएगा बस। अब आप क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस एक्स बार बोलो 10। अच्छा, ये नहीं दे रखा मेरे को है ना, ये नहीं है मेरे पास। वाई माइनस वाई बार कितना 90। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, बट अब प्रॉब्लम किसकी आ गई पता है, अब प्रॉब्लम आ गई इसकी। ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला याद करो। अब जैसे क्वेश्चन करोगे ना उसी से तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे निकालेंगे, फिर आप याद आएगा। इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू एक्स वाई है तो ऊपर सिग्मा एक्स नीचे सिग्मा वाई, सब कुछ दे रखा है आपको। आर है 0.8, सिग्मा एक्स है बच्चों 3 और सिग्मा वाई है कितना 12।
तो 0.8 इंटू 1/4, तो 8/10 इंटू ये आ गया ना आपका 2/10, यानी कि कितना आ गया बच्चों 0.2 आ गया। ठीक है, 0.2 आ गया। तो 0.2 को आप क्या लिख दो, 2/10 लिख दो ना, 2/10 लिख दो या क्या लिख दो, इसको 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 50 इक्वल टू y माइनस 5। तो 5x माइनस के y और ये माइनस के 45 हो जाएंगे क्या, माइनस के 45। देख लो कहीं से कोई मिस्टेक होगी क्या, ये सॉरी y माइनस 5 नहीं है, ये कितना है y माइनस 90 है ना, इसको हम दोबारा लिख देते हैं। ये 5 दिमाग में आया कैसे, मैं भी नहीं समझ पा रहा इसको, क्योंकि तो y माइनस 90 है। इसको आप x माइनस 10 और ये कितना है आपका 1/5 है ना, 2/10, 1/5 और y माइनस के 90, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 50 y माइनस 90, 5x माइनस वाई और ये इधर आएगा तो प्लस 40 हो जाएगा ना बच्चों, माइनस 90 प्लस 90 हो जाएगा। और ये आ गया 5x माइनस वाई प्लस 40, 5x माइनस वाई प्लस 40, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहता है जो आर होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, मैंने बताया था ना दोनों से होता है ये, बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। यानी कि ये कौन होता है, आर दादा होता है। दादा कहता है मेरे ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ना, चाहे आप स्केल में चेंज कर लो चाहे आप ओरिजिन में चेंज कर लो। हमेशा ध्यान रखना पूरे स्टैटिस्टिक्स और कोरिलेशन रिग्रेशन में एक ही नंबर ऐसा है आर, जो ये कहता है कि मैं चेंज इन स्केल और चेंज इन जो ओरिजिन दोनों से इंडिपेंडेंट हूँ, बाकी कोई भी नहीं होता है ना। बहुत सारी क्वांटिटी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, इनका चेंज इन ओरिजिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चेंज इन स्केल का पड़ता है। बट ये एक ऐसा अकेला है जो कहता है मेरे ऊपर किसी का असर पड़ता ही नहीं। ध्यान रखना इस बात का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं हर बार इसके ऊपर पेपर में। अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कैसा क्वेश्चन आया है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, अगर ये आपको पता नहीं होगा ना, आप इतना लेंथी कर दोगे इस क्वेश्चन में 2 पेज भर जाएंगे और आंसर हो सकता है फिर भी सही ना आए। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका सीधा ही आंसर बता दोगे, कुछ लिखोगे भी नहीं। आर दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में आर दे रखा है। ये कहता है एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने जेड, वो कैसे, एक्स को चेंज कर दिया मैंने एक्स प्लस 3 से, और कहता है वाई को मैंने चेंज कर दिया y/6 से, और उसको नया वेरिएबल को मैंने डब्ल्यू नाम दे दिया। तो बोलता है अब बताओ आर निकाल के जेड और डब्ल्यू के बीच में। मैं कहता हूँ इसका मीनिंग पता है क्या है, सिर्फ जेड क्या है बच्चों, एक्स प्लस 3, और डब्ल्यू क्या है, y/6। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आप x को चेंज कर दो x प्लस 3 में और y को लिख दो y/6, तो नया r क्या होगा। अभी r ने क्या बोला था कि मेरे ऊपर प्लस माइनस करने का, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बोलो आंसर ये सेम आ जाएगा क्या, बस आपको लिखना कुछ है ही नहीं। चाहिए कुछ भी दे दे आपको, जेड और डब्ल्यू कुछ भी दे दे, मैं कहता हूँ जो आर इनका होता है ना वही आर उनका होगा। तो आंसर कितना आएगा 0.6। ठीक है, क्योंकि आर क्या है, दोनों से इंडिपेंडेंट है। सेम क्वेश्चन ये, आर दे रखा है, जेड एक नया वेरिएबल दे रखा है, डब्ल्यू एक नया वेरिएबल दे रखा है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो जेड और डब्ल्यू का आर बोलो, 0.34 होगा, 0.34 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। देखो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, नो डाउट अच्छी बात है, बट उस थ्योरी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, जब तक आप ये नहीं सीखोगे। तो एक बात बताओ, आपने थ्योरी पढ़ भी ली कि आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज इन ओरिजिन का और चेंज इन स्केल का, और ये क्वेश्चन पेपर में आता, तो आपका दिमाग थोड़ी चलता है एकदम से कि यहाँ पे वो थ्योरी लगेगी, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ भी इसने बोल ही नहीं रखा है, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम से पहले ही आप करके जाओगे थ्योरी के ऊपर, तो आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने में आसानी होगी। अब ये क्वेश्चन देख लो, 2 रिग्रेशन लाइन आपको दे रखी है, रिग्रेशन लाइन दे रखी है, आर निकालना है। बच्चों बताओ, जब रिग्रेशन लाइन आपको दे रखी हो और आर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता था, आपको याद आ गया। आर का फॉर्मूला क्या होता था, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और इसका अंडर रूट होता है। तो इसका मतलब सिर्फ आपको क्या निकालने हैं, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं, और वो तो हम माहिर हो गए निकालने में, क्योंकि अपने को टेंशन ही नहीं है कि कहाँ से एक्स निकाले कहाँ से वाई निकाले। अगर आपने उल्टे भी निकाल लिए तब भी उसका इलाज अपने पास है ना। ये लो, ये आ गया, मैंने दोनों इक्वेशन दोबारा लिख दी। अब मैं क्या करूँगा बोलो, यहाँ से y निकाल लूँ क्या, मैंने कहा कुछ भी निकाल लो आप, y निकालोगे तो ये उधर जाके प्लस होगा, ये माइनस होगा, और इसके नीचे 4। अच्छा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इस नंबर से तो अपने को तो x के कोफिशिएंट से मतलब है। यहाँ से x निकालो, उधर ये दोनों आके प्लस हो जाएंगे, और बच्चों 30 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे पहले y है तो क्या आएगा, बी वाई एक्स आएगा 15/4। यहाँ पे पहले x है तो बी एक्स वाई आएगा 2/30 यानी 1/15। अब यहीं चेक कर लो फटाफट से, क्या ये दोनों करेक्ट है क्या,
ये दोनों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके देखो आप अपने दिमाग में, 15/4 इंटू 1/15, 15 से 15 कट गया, 1/4 बच गया, और 1/4 तो 1 से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। यस, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब आर कितना आ गया आपका, 15/4 इंटू 1/15, 1/4 का रूट यानी 1/2, 1/2 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। बच्चों नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है बताओ? नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है? जब एक वेरिएबल बढ़े और दूसरा वेरिएबल घटे, या फिर एक्स घटे और वाई बढ़े, है ना। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक बढ़े और दूसरा घटे, मतलब उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं दोनों। अगर एक्स कहेगा मैं बढ़ूंगा तो वाई कहेगा मैं घटूंगा, तब नेगेटिव कोरिलेशन निकल के आता है। समझ गए आप मेरी बात? अब एक एक चीज करके समझते हैं। पहला एग्जांपल है वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस। बट तो आपको सबको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस आपस में क्या होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। वॉल्यूम के बढ़ने पे प्रेशर गैस का क्या होता है, कम, और वॉल्यूम के कम होने पर गैस का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ये तो आप फिजिक्स के स्टूडेंट, तो आप जानते हो इसको। प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड्स, यानी कि एक गुड्स, गुड्स क्या होता है बेटा, माल, सामान होता है ना, कोई भी चीज, वस्तु होती है, कमोडिटी होती है, कमोडिटी बोल दो उसको। इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं हम, गुड्स बोलते हैं। तो कहता है एक गुड्स का, एक वस्तु का प्राइस और डिमांड में रिलेशन कैसा होता है बताओ? उल्टा होता है ना। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम। अच्छा, हम इन चीज़ों की जब बात करेंगे ना, तो इन जनरल बात करेंगे। आप ये मत बोल देना कि नहीं सर इसमें तो नहीं होता, वो एक्सेप्शन हो सकती है। बट जनरली ऐसा होता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, कम, और प्राइस के कम होने पर डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसा होता है, मतलब एक बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, मतलब ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है। अच्छा, ये भी नेगेटिव का एग्जाम्पल है। फिर लिटरेसी एंड पॉवर्टी इन ए कंट्री। लिटरेसी क्या होती है बच्चों, पढ़ाई लिखाई, और पॉवर्टी मतलब गरीबी। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंट्री में पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ेगा तो उस देश की गरीबी बताओ दूर होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होंगे तो अपना काम धंधा करेंगे कुछ ना कुछ आजीविका चलाने के लिए, तो गरीबी कम होगी। तो मतलब ये भी कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बच्चों, नेगेटिव कोरिलेशन के, ठीक है। ऐसा एक बार क्वेश्चन एनडी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने दो क्वेश्चन आपको दे दिए ऐसे ऐसे, इसमें भी आपको नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देना है। बताओ, द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, मतलब कि पति पत्नी की एजेस का रिश्ता। आप बताओ, हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो पत्नी की एज भी तो बढ़ेगी ना। ऐसा थोड़े होता है कि एक की एज बढ़े और दूसरी की एज घटे। मतलब इसकी एज अगर बढ़ेगी तो इसकी एज भी बढ़ेगी। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया बोलो, पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। शू साइज एंड इंटेलिजेंसी ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब एक बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कहता है ये उससे पता लगेगा कि उसके पाँव में जूता कितने नंबर का है। बताओ, ये तो, इसमें तो कोरिलेशन है ही नहीं ना। एक स्टूडेंट ने किस साइज का जूता पहन रखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो इंटेलिजेंट होगा कि नालायक होगा, ठीक है। तो ये तो नो कोरिलेशन, इसमें तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं, नो कोरिलेशन। आपको तो क्या ढूंढना है, नेगेटिव वाला, पहले से नहीं मिला क्योंकि पहला पॉजिटिव है, इसमें कोरिलेशन ही नहीं है। फिर ये देखो ध्यान से, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अमाउंट ऑफ द क्लेम पेड बाय इट। आप ये बताओ, इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम होता है? आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, और मान लो किसी तीसरे पर्सन ने, जिसको हम जानते नहीं, उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, और एक दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको क्या देना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। और क्लेम देना पड़ेगा तो बच्चों साल के एंड में उसका जो प्रॉफिट होगा वो कम नहीं हो जाएगा? आपने किसी से पैसे ले रखे हैं और आपने ये कह दिया कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो मैं ये पैसे वापस दूंगा, अदरवाइज ये पैसे मेरे, ठीक है। और वो पर्सन मान भी गया, तो उसका एक्सीडेंट होगा तो आपको वो पैसे वापस देने पड़ेंगे ना, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो वो आपके क्या होता है, बेनिफिट। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम जितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसका लॉस होएगा, प्रॉफिट कम होएगा। और क्लेम पे ही नहीं करना पड़ेगा तो उसका सारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये बच्चों नेगेटिव कोरिलेशन का है ना, नेगेटिव कोरिलेशन। क्योंकि अगर बच्चों उसका प्रॉफिट और क्लेम में कैसा रिश्ता होता है, आप कहते हो सर क्लेम अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होएगा, और क्लेम अगर कम देना पड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये हो गया। इस ये चौथा और देख लो एक बार, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब कि बारिश जितनी ज़्यादा होगी, येल्ड ऑफ क्रॉप, यानी कि जो आपकी फसल है, येल्ड, येल्ड का मतलब उसकी पैदावार। कहता है जितनी बारिश ज़्यादा होगी फसल की पैदावार उतनी ज़्यादा होगी। सीधा रिश्ता है, हम जनरली यही मानते हैं कि अगर बारिश अच्छी होती है किसी एरिया में तो वहाँ पे फसल भी अच्छी होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो तीसरा एग्जाम्पल ऐसा है जो नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। बट अपने को सारे पढ़ने चाहिए ताकि अपनी नॉलेज बढ़े, पेपर में कोई नई चीज़ आ गई तो हम सोच पाए कि हाँ ऐसे सोचना है इन चीज़ों के बारे में। अब ये क्वेश्चन देखो,
आपको आर एक्स वाई दे रखा है, यानी आर दे रखा है, कोवेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आसान भी उतना ही है। देखो इसमें आपको बच्चों किसका फॉर्मूला पता है, बस आप मेरे को ये बता दो। आर का पता है ना, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट और वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट। देखो इसको ऐसे बोल दो, चाहे आर को ये भी बोल सकते हो ना आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये बोल दो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ही वेरिएंस की फॉर्म में दे रखी है। आर है बच्चों 0.6 यानी 6/10, को वेरिएंस है 27, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है आपको, और वेरिएंस ऑफ वाई बच्चों आपको 25 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया, बस सोल्व कर लो। 27 ये 5 लिख दें, इसको ये 5 लिख देते हैं ना। वेरिएंस ऑफ एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट इक्वल टू 27 इंटू 10। इस 30 को लेके जाओ नीचे, ये आ गया 9। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ, 9 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कितना आएगा 81। कैलकुलेशन आपको सीधे तरीके से करनी है ताकि मिस्टेक ना हो बस। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो पी एक्स वाई दे रखा है, पी वाई एक्स दे रखा है, पी आर निकालना है। पहले तो एक बात ध्यान करो, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है ना, ये दोनों नेगेटिव है, आर भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। मैं कहता हूँ ना पहले लिखा करो ताकि बाद में गड़बड़ी ना हो। और आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1/2 इंटू 1/8, साइन को भूल जाओ, √1/16 यानी 1/4। लेकिन फाइनल आंसर मैंने बताया था ना, वो तो नेगेटिव ही आएगा, तो कितना आएगा बच्चों, -1/4। अब ये देखो, इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मूव इन द सेम डायरेक्शन, बच्चों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो कहता है जो कोरिलेशन होता है उन दोनों के बीच में उसको लीनियर बोलते हैं। आपको अभी लीनियर नॉन लीनियर से कोई मतलब ही नहीं है, मैंने करवाया नहीं ना, बस सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो कोरिलेशन जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन आता सेम की जगह तो कोरिलेशन कैसा हो जाता, नेगेटिव आ जाता। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 23, आपको दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है, एक ये और एक ये, और आपको कहता है बच्चों एक्स बार निकालो। क्या निकालो, एक्स बार। आप मेरे को बताओ एक्स बार क्या होता है। अगर आपसे एक्स बार पूछ लेता और वाई बार पूछ लेता तो ये क्या होता है बच्चों, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस। तो आप ये बताओ, क्या आप इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते क्या? आपको ये बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है, बस एक्स बार यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वाई की वैल्यू है ना बच्चों, ये इस वाई की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो और बताओ एक्स आ जाएगा ना। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर ये सीधे सीधे इंटीजर की फॉर्म में होते ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब ये पॉइंट की फॉर्म में है, 30.4 है, 1.26 है, ये है, तो इससे क्या कैलकुलेशन लेंथी होगी। बट कम से कम आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या है बेसिक मेथड क्या है इसका। मैं आपको आसान मेथड बताऊंगा बट बेसिक मेथड भी तो आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ से y जो है ना उसको इसमें पुट कर दो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे x चाहिए, y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का तो यही तरीका होता है ना कि एक इक्वेशन से y निकालो दूसरी में पुट कर दो। ये लो, y तो गायब हो गया क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन में सिर्फ बच्चों क्या बच गया बताओ, x बच गया। आप कहोगे सर हम तो है ना ऑप्शन से पुट करके देख लेंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हो। x की वैल्यू 40 पुट करके देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 40 पुट करके देखो, क्या ये सही रिलेशन होगा या गलत होगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसकी कैलकुलेशन कौन करे। इसको तो चलो मैं 40 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ये भी हो जाएगा, बट इसको 0.64 से मल्टीप्लाई एक बार देखना करके कितनी मुश्किल आएगी या कितनी आसान आएगी। मतलब तरीका तो यही है वैल्यू निकालने का। अगर इस डेसिमल नंबर्स की जगह अगर इंटीजर होते तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सोल्व हो जाता है ना। 40 से मल्टीप्लाई करें 12.6 और इसकी 4 से और कर दो 48, और ये कितनी आएगी 50.4 आएगी, क्या 50.4 आएगी। ये आ गया। 0.64 को एक बार मैं ये लिख रहा हूँ। अब बोलो, अब 50.4 में से ये माइनस करो, 50.4 में से 0.34 माइनस करोगे तो लेंथ ही हो गया ना। देखो कैलकुलेशन ये कितना हो गया बच्चों, 50.56 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई भी करोगे। अच्छा फिर अपने को पता थोड़े कि यही आंसर है, ये तो हम एक वैल्यू को चेक कर रहे हैं ना। अगर ये सही नहीं आई तो फिर दूसरी को चेक करनी पड़ेगी, मतलब कि ये मेथड तो सही नहीं है बेटो, ये इट इज नॉट दी करेक्ट वे। मतलब सही है बट एग्जाम के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा तरीका फिर क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो आपने ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, बस इसको ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके और आप क्या कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। बट ये भी थोड़ा क्या लग रहा है बच्चों,
लेंथी लग रहा है। फिर उसके अलावा जो मैं एक ही तरीका बचता है, हालांकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप डेसिमल की कैलकुलेशन करके दिखाओ। भाई इतने बड़े लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जामिनर आपसे सोचता है कि डेसिमल में कैलकुलेशन आपको करनी आती है या नहीं आती, ऐसा पर्पज एग्जामिनर का बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी अगर आ गया तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ इसका तरीका देखो, ऐसा होता है, आप ऑप्शन से पुट करके देखो एक्स की वैल्यू कितनी 40। मैं कहता हूँ एक वैल्यू पुट करना तो मेरे लिए आसान है, एक्स को क्या पुट करो बच्चों, 40 पुट करना है यहाँ पे। एक्स को 40 पुट करके और आप वाई निकाल लो यहाँ से, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे 12.8 और नीचे 0.64 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से वाई कितना आ गया बच्चों, 128/10 और ये लिख लो 64/100। तो ये आई थिंक आपका आ गया 20। वाई कितना आ गया 20। इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आपने ऑप्शन से पुट करके देख रहा हूँ, आपने एक्स को 40 डाला, वाई आ गया 20। अब इस इक्वेशन में भी अगर आप x को 40 पुट करोगे तो y 20 ही आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है ना कि आपने जो y की वैल्यू निकाली है अगर वो सही है तो फिर इसमें पुट करो और चाहे इसमें पुट करो, x तो सेम आना चाहिए। तो चाहे आप y को 20 यहाँ पुट करके देख लो, y को 20, तो यहाँ से जो x आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 40। अगर 40 नहीं आया तो इसका मतलब x की वैल्यू 40 नहीं हो सकती। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं दूसरी इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे को क्यों देनी पड़ रही है, सिर्फ इस डेसिमल की वजह से। अगर ये डेसिमल ही नहीं होता, इंटीजर होता, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व ही ना कराता, ठीक है। बट हर तरीके से आपका मैं चाहता हूँ दिमाग चलना स्टार्ट कर दे एग्जाम से पहले ही। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे कैसे सोच सकते हो। अच्छा वाई की वैल्यू 20 पुट कर दूँ, वाई की वैल्यू अगर आप 20 पुट करोगे तो बच्चों जो एक्स आएगा ना वो कितना आएगा 20 + 30.4/1.26। ये आ गया आपका कितना 50.4/1.26। डेसिमल वगैरह सब हटा दो, ये होता है 126 और ऊपर चला जाएगा 100। ये 4 पे कट गया तो 40 आ गया। तो इसका मतलब करेक्ट है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी। चाहे आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देख लो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 40। हाँ अगर ऐसा नहीं होता फिर नो डाउट दूसरा ऑप्शन अपने को चेक करना ही पड़ता, इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता होता भी नहीं है, ठीक है।